ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो तुम लोग? चल रहा है सर। टुडे विल स्टार्ट द रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 9। अब देखो, मेरा बात सुनो ढंग से। सबसे पहले इस चैप्टर को अप्रोच कैसे करना चाहिए। दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर अपने जो सिलेबस के अंदर है। सबसे पहले अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, देयर विल बी क्वेश्चंस ऑन चैप्टर नंबर 9, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मतलब जैसे ऐसे वाले चैप्टर्स में एक एक क्वेश्चन आने का चांस रहता है, चैप्टर 9 के अंदर एक्सपेक्ट करो आप बेर मिनिमम 2 क्वेश्चंस आएंगे आपको। मतलब 4 मार्क ईच और 4 मार्क 3 मार्क प्लस लेट्स से इट कैन बी अ 5 मार्क 4 मार्क। कुछ एक आध एग्जाम में ऐसा भी हुआ है दैट देयर आर पेपर्स लेट्स से 10 मार्क के बियॉन्ड क्वेश्चंस आ गए, 10-12 मार्क का क्वेश्चन भी आ गया। मतलब 4-4 मार्क के 3 क्वेश्चंस पूछ लिए होंगे। इस तरीके का बाइफरकेशन नॉर्मली इस पर्टिकुलर चैप्टर से हो सकता है। जस्ट 1 सेकेंड। तो मतलब बहुत कॉमन है दैट कभी कभी ये चैप्टर बहुत डेंजरस तरीके से भी आ सकता है पेपर के अंदर। मतलब 10-12 मार्क तक के क्वेश्चंस आ सकते हैं नॉर्मली। मुझे इस चैप्टर को अप्रोच कैसे करना चाहिए? पहली बात तो, इस चैप्टर को आप याद नहीं कर सकते हो, ये चीज एक्सेप्ट कर लो। इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। एंड जिस तरीके से लास्ट 2-3 अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई फायदा ही नहीं होगा याद करके। वो क्या, एक स्पेसिफिक चीज पूछेगा सीएसआर के डिस्क्लोजर में आउट ऑफ दीज 7 ये 3 चीजें होती है, बाकी 4 क्या है? आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? दैट इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मेरा अप्रोच ये होना चाहिए दैट आई शुड बी एबल टू थिंक व्हाट आईसीआई नॉर्मली लाइक्स टू आस्क। सो देर आर 3 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस। वन इज स्पेसिफिक क्वेश्चन। मतलब इधर ना बहुत स्पेसिफिक आंसर लिखना पड़ता है। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाऊंगा, जैसे कि एक्सपेंसेस चेक करते वक्त क्या क्या चीजों को दिमाग में रखना है। आपका रेवेन्यू ओवरस्टेटेड अंडरस्टेटेड तो नहीं है, इसको चेक करने के लिए क्या चीज दिमाग में लगाओगे। मतलब जब आप चैप्टर नंबर 9 खुद से रिवाइज करने के लिए जा रहे हो, ये सोचो ही मत मेरे को सारा पढ़ने का है या सारा याद करने का है। वो सोच के जाओगे तो चैप्टर नंबर 9 से कभी बाहर ही नहीं निकल सकते हो। तुम ये सोचो, लेट्स से मेरे पास में इनकम स्टेटमेंट कैप्शन से बैलेंस शीट कैप्शन है। मैं इनकम स्टेटमेंट जब पढ़ने के बाद शुरुआत कर रहा हूं, सेल्स में वो मेरे से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? वो मेरे से एक स्पेसिफिक पूछ सकता है या जनरल क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? जनरल का आंसर आपके असर्शन कॉन्सेप्ट के अंदर है। इसीलिए हम शुरुआत में एक बार रिवाइज करेंगे असर्शंस को पहले, एंड देन विल गो टू इनकम स्टेटमेंट कैप्शन में आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। देखो, वापस से ये बोलना गलत होगा कि मैं आपको पूरा चैप्टर 9 रिवाइज करवा के दे दूंगा। अगर चैप्टर 9 पढ़ाने को मेरे को एक 8 लेक्चर लगेगा, तो मैं रिवाइज तो 2-3 लेक्चर में कर नहीं सकता। दैट इज इम्पॉसिबल। ये बोलना ही गलत होगा, समझ रहे हो? मैं तुमको डायरेक्शन दे सकता हूं कि ये चैप्टर जब तुम खुद से पढ़ रहे हो तो तुमने कम से कम टाइम स्पेंड करके बेस्ट पॉसिबल आउटकम कैसे निकालने का है, ये मैं तुमको असिस्टेंस दूंगा। जहां जहां मुझे लगता है कुछ स्पेसिफिक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स आपको मालूम होनी चाहिए, उनको मैं स्पेसिफिकली डिस्कस कर लूंगा कि भाई इसमें इस तरीके से क्वेश्चन उन्होंने ड्राफ्टिंग किया है। नॉर्मली ये माइंडसेट होना चाहिए। बचे हुए जो एरियाज है वहां ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। Let's do one thing. Let's start with revision of assertion concept once. Once that is done, I will go to income statement caption. उसमें क्लियरली बताऊंगा एरिया बाय एरिया कैसे मुझे स्पेसिफिक क्वेश्चन ढूंढने का है, कैसे मेरे को उधर टाइम डिवोट करने का है, जनरल क्वेश्चन क्या आएगा, कैसे उसका आंसर लिखना पड़ेगा। मैं प्योरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करूंगा। मेरा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव तुझे कुछ नया समझाने का नहीं है। दिस इज नॉट द टाइम फॉर दैट। डू यू गेट माई पॉइंट? कम टू चैप्टर नंबर 9, लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ असर्शन। एक बार पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि वो आपको काफी जनरल आंसर्स लिखने में हेल्प करेगा। एक काम करो, सीधा मॉड्यूल में आ जाओ। मॉड्यूल नंबर 2 चैप्टर नंबर 9, जो हमारा पार्ट ए रहेगा वो इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा। वहां पर एक कॉन्सेप्ट रहेगा असर्शन। इट विल बी ऑन पेज नंबर 9A.2। 9A.2 आई देयर? असर्शन वर्ड का मतलब क्या है, सबसे पहले बात समझो। ये असर्शन मैनेजमेंट के लिए भी है एंड ऑडिटर के लिए भी है। बेसिकली जब कंपनी का मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना रहा है, लेट्स से उन्होंने बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट को फाइनलाइज किया। बैलेंस शीट के अंदर लेट्स से आपके नॉन करंट एसेट्स के अंदर जो पीपीई वाला पार्ट है, लेट्स से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसका प्रॉपर एक शेड्यूल बनाएगा। वो आपको बताया होगा, नोट्स टू अकाउंट्स पे शेड्यूल आता है, क्रॉस ब्लॉक, नेट ब्लॉक, ओपनिंग बैलेंसेस, एडिशन, डिलीशन, यस और नो। तो कहना इसे उन्होंने ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया होगा और बैलेंस शीट के अंदर एक स्पेसिफिक लाइन आइटम में जब वो अमाउंट बोल रहे हैं कि लेट्स से पीपी का अमाउंट इन्वॉल्व इतना है, कहना इसे ये एक तरीके से वो आपको क्लियरली स्पेसिफाई करके बोल रहे हैं ये जो अमाउंट दिख रहा है, इतने अमाउंट के एसेट्स एग्जिस्ट करते हैं, इनका वैल्यूएशन हमने सही से किया होगा, ये एसेट के ऊपर हमारा राइट्स है, मतलब कहना इसे ओनरशिप हमारे पास में रहेगा। और अगर लेट्स से दीज आर योर बिल्डिंग्स एंड ऑल, कहना इसे तो इनके टाइटल डीड्स कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड है। मतलब
ये असर्शंस मैनेजमेंट ने दिमाग में रखे हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उन्होंने इंश्योर किया है कि जो भी एसेट्स उन्होंने अपने बैलेंस शीट में आपको दिखाए हैं वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं, उनका वैल्यूएशन सही से हुआ है, उन एसेट्स के ऊपर कंपनी का राइट्स एग्जिस्ट करता है या टाइटल डीड्स कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड है, उन्होंने प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर वैसे ही किया है जैसा एज पर शेड्यूल 3 करना चाहिए या एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंड एस करना चाहिए। ऐसा असर्शन का कंप्लायंस मैनेजमेंट ने किया है व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो बोलते नहीं है बट ये अज्यूम्ड है व्हेन दे आर गिविंग यू अ ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाया होगा? एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। व्हाट इज एप्लीकेबल एफआरएफ? एएस, इंड एस प्लस शेड्यूल 3। उधर बताएगा ना अकाउंटिंग कैसे करने का, डिस्क्लोजर कैसे करने का। लॉजिकल पॉइंट है कि नहीं है? तो ये असर्शन पहले किसने फॉलो किया है? मैनेजमेंट ने फॉलो किया है। ये हमें कैसे पता चलेगा? व्हेन दे आर गिविंग यू अ ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू चेक, इट्स एन असम्पशन कि उन्होंने ये सब कंप्लाई किया है। एज अ ऑडिटर मुझे सेम असर्शंस को चेक करना होता है। अरे वही है ऑडिटर का कॉन्सेप्ट है इवैल्यूएशन। जो आपको प्रिपेयर करके दिया है, जो फैक्ट्स आपको दिए हैं, जो इंफॉर्मेशन आपको दी है, उसे आपको क्या करना है? चेक करना है, इवैल्यूएट करना है। तो ये असर्शंस मैनेजमेंट ने फॉलो करने चाहिए। ऑडिटर ने यही देखना है कि मैनेजमेंट ने इनको सही से फॉलो किया है या नहीं किया है। तो ये असर्शन पहले मैनेजमेंट के हिसाब से है दैट दे हैव कंप्लाइड विद ऑल दिस व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर विल चेक ऑल द सेम असर्शंस टू इंश्योर उन्होंने सही से उन्हें कंप्लाई किया है या नहीं किया है। और अगर कोई भी मेरे को लगता है लेट्स से वैल्यूएशन में गड़बड़ है, जो एक्चुअल वैल्यूएशन है कुछ और होना चाहिए, बुक्स में कुछ और है, क्या ना इसे डिफरेंस कहलाएगा मिसस्टेटमेंट। एंड इफ दैट मिसस्टेटमेंट इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यू ऑल नो वी हैव टू गो टू 705। वो कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी मालूम है, बस एप्लीकेशन दिखा रहा हूं। तो असर्शन का डेफिनेशन एक बार पढ़ लो। डेफिनेशन पे करेक्ट इनकरेक्ट बन सकता है। ऐसे डेफिनेशंस, ऐसे स्टेटमेंट्स नॉर्मली करेक्ट इनकरेक्ट या एमसीक्यू में काम में आते हैं, इसीलिए उन चीजों को अच्छे से रीड करना चाहिए। लेट्स रीड द डेफिनेशन वंस अगेन विथ मी केयरफुली। देखो, इट रेफर्स टू रिप्रेजेंटेशंस बाय मैनेजमेंट। मतलब सर ये वर्ड का मतलब है ये जो चीजें ना असर्शन सारे के सारे ये मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेशन है कि मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दिया है ना उसके अंदर उन्होंने कट ऑफ दिमाग में लगाया है, उन्होंने कंप्लीटनेस इंश्योर किया है, उन्होंने एक्यूरेसी इंश्योर किया है, उन्होंने एसेट्स का एग्जिस्टेंस देखा है, उन्होंने वैल्यूएशन सही से किया है। ये सब चीजें रिप्रेजेंट करता है कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, वेदर एक्सप्लिसिट और अदरवाइज, मतलब ये सारी की सारी चीजें एम्बेडेड है। एम्बेडेड मतलब इंटीग्रेटेड है। While preparing financial statements, management has kept in mind all these aspects. उन्होंने सब कुछ दिमाग में रखा था to prepare financial statements। मतलब कंपनी के मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया, मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूं उन्होंने इन सारे असर्शंस को दिमाग में रखते हुए प्रिपेयर किया है। अब ऑडिटर क्या करेगा? इनको ही चेक करेगा। ऑडिटर क्या करेगा? इनको ही चेक करेगा। अब देखो ऑडिटर के हिसाब से, सर दीज आर यूज्ड बाय ऑडिटर टू कंसीडर, क्या कुछ मिसस्टेटमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं क्या? मतलब देखो, मैं यही चीज दिमाग में रखूंगा तो ही पता चलेगा गलती हो सकती है क्या। एक बात सोचो, अगर वैल्यूएशन दिमाग में आएगा ही नहीं तो डाउट कैसे आएगा कि जो अमाउंट है वो सही है कि नहीं है? अगर एग्जिस्टेंस दिमाग में आएगा ही नहीं तो कैसे पता चलेगा? शायद बुक्स में होगा, फिजिकली प्रेजेंट नहीं होगा इन्वेंट्री। मतलब असर्शन दिमाग में आएगा तभी तो ढूंढ पाओगे ना गलतियों को। तो ये सेम चीज मैनेजमेंट ने कंसीडर की है व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ऑडिटर कंसीडर करेगा टू आइडेंटिफाई कि कुछ मिसस्टेटमेंट्स तो नहीं है ना। प्लीज ध्यान रखना मेरा बात, ऑडिटर इन्हें यूज करता है टू, मार्क करना इस लाइन को, टू कंसीडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट्स। ये जो सेंटेंस है ना लास्ट वाला, कि ऑडिटर इनको यूज कर रहा है किस पर्पस के लिए? टू कंसिडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट्स। वही वर्डिंग को चेंज कर देगा। नॉर्मली डेफिनेशन में स्टार्टिंग वाला पार्ट वो अच्छा रखते हैं, करेक्टिंग करेक्ट के अंदर आखिरी वाले सेंटेंस में कुछ चेंज कर देते हैं कि ऑडिटर यूज कर रहा है इसको फॉर एग्जांपल टू चेक एक्यूरेसी, एक वर्ड यूज कर देगा डायरेक्टली, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक्यूरेसी इज जस्ट वन पार्ट। आई एम लुकिंग एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिसस्टेटमेंट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? असर्शन एक नहीं है, बहुत सारे होते हैं। वो किसी भी तरीके से सेंटेंस को चेंज कर सकता है, इसीलिए मेरे को थोड़ा क्या रहना पड़ेगा? केयरफुल रहना पड़ेगा। डेफिनेशन समझ में आया क्या? फिर एक काम करो, नोटबुक्स निकालो। मैंने आपको नोटबुक्स के अंदर दो टाइप से असर्शन को डिवाइड करके दिया होगा, बैलेंस शीट असर्शन एंड इनकम स्टेटमेंट असर्शन। एक एक करके डिस्कस करते हैं, सारे वर्ड्स का मतलब क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको एग्जाम में आंसर कैसे लिखना होगा उसमें दिक्कत नहीं आएगी। हमने असर्शन का डेफिनेशन लिखा होगा, फिर दो पार्ट में डिवाइड किया होगा, बैलेंस शीट असर्शन एंड इनकम स्टेटमेंट असर्शन। लेट्स स्टार्ट विद इनकम स्टेटमेंट असर्शन। मतलब सर जो हमारे अब इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या लाइन आइटम्स आते हैं? मेरे लिए सेल्स हो गया, परचेजेस हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। एक्सपेंसेस में भी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस एक अलग से हो गया, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन अलग से आ गया, एंड अदर एक्सपेंसेस आ गए। फिर हमारे पास अदर इनकम आ गया। कहने से इतने के अंदर मेरा पूरा इनकम स्टेटमेंट का मेजर लाइन आइटम खत्म हो गया।
लॉजिकल है कि नहीं है? तो मैं क्या सोचूंगा, जब कोई ट्रांजैक्शन होता है, क्या ये ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 1, जो मेरे बुक्स में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड है, क्या वो एक्चुअली हुए हैं? तो नंबर 1 आएगा ऑकरेंस। नंबर 1 आएगा ऑकरेंस। सो अंडर इनकम स्टेटमेंट द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज ऑकरेंस। यहां पर आप ये सोचते हो कि जो ट्रांजैक्शंस कंपनी में रिकॉर्डेड है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड है, हैव दे एक्चुअली ऑकर्ड और नॉट? पता चले वो ट्रांजैक्शन हुए ही नहीं थे, सिर्फ बुक्स के अंदर आ गए, फिक्टिशियस एंट्रीज हो सकती है, तो मेरे को ऑकरेंस दिमाग में रखना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है कंप्लीटनेस। दूसरा पॉइंट क्या है मेरे लिए? कंप्लीटनेस। अब एक सिंपल चीज सोचो, जितने भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड है, क्या ये कंप्लीट लिस्ट है कि नहीं है? मेरे दिमाग में सबसे पहला डाउट ही आता है। कोई भी चीज चेक करूंगा, सेल्स का अमाउंट कितना, 40 करोड़, कंप्लीट है कि नहीं है? व्हाट इफ देयर वर मोर सेल्स, कैश सेल्स नॉट रिकॉर्डेड, टाइप ऑफ फ्रॉड। तो इसीलिए मेरे को ये असर्शन क्यों पढ़ाए जा रहे हैं? सो दैट आई कैन थिंक ऑफ अ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट। इफ आई थिंक अबाउट असर्शन, मेरे दिमाग में अपने आप दिमाग में आएगा क्या गलतियां हो सकती है। ऐसा तो नहीं है सेम सेल्स के ट्रांजैक्शन को मल्टीपल टाइम रिकॉर्ड कर दिया है, एक ही एंट्री मल्टीपल टाइम हुआ, डुप्लीकेशन ऑफ एंट्री हो गया है। समझ लो क्या मेरा बात? मतलब ये चीजें आपको सोचनी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा इसमें पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट क्या हो सकता है। रियल लाइफ में तो ना ये याद नहीं करना होता है, ये सोचना होता है, ये तुमको सिर्फ गाइडेंस देता है कि ऑकरेंस से मुझे किधर सोचने का है, मेरे को कंप्लीटनेस से किस डायरेक्शन में सोचने का। वो थिंकिंग वाला पार्ट से आप एक्चुअली में एज ऑडिटर गलतियां ढूंढ पाते हो। बट सर कैन आई से, कोई भी ट्रांजैक्शन चेक करूंगा, एक पॉइंट तो ऐसा आएगा, क्या ये ट्रांजैक्शन एक्चुअली में हुआ है या नहीं हुआ है, ये मेरे को चेक करना पड़ेगा। चाहे वो एक्सपेंसेस है, चाहे वो परचेज है, चाहे वो सेल है, चाहे वो अदर इनकम रिकॉर्ड किया होगा, ऑकरेंस देखना पड़ेगा। फिर सर जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, कोई एरर ऑफ ओमिशन तो नहीं है, मतलब पूरा कंप्लीटली मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड है या नहीं है? इट कैन बी अ पार्शियल ओमिशन और इट कैन बी अ कंप्लीट ओमिशन, मेरे को दिमाग में रखना पड़ेगा। इस पॉइंट नंबर 2 कंप्लीटनेस क्लियर टू यू? फिर सर देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज कट ऑफ। नॉर्मली परचेज हो गया, सेल्स हो गया, इवन कुछ एक्सपेंसेस हो गए, जहां पर मुझे कट ऑफ देखना बहुत जरूरी है। मतलब सर जो ट्रांजैक्शन है वो सही पीरियड में आया है कि नहीं आया है? ऐसा तो नहीं है ना साल के एंडिंग के कुछ सेल्स के ट्रांजैक्शन आपने अगले साल पे ट्रांसफर कर दिए, कि आपको लग रहा है इधर रेवेन्यू बहुत ज्यादा हो गया मेरे एक्सपेक्टेशन से, मेरे को रेवेन्यू ट्रांसफर कर देना चाहिए, या परचेज के साथ में ऐसा कर लिया होगा। क्योंकि अगर परचेज सेल्स में इंपैक्ट आया तो इंपैक्ट आएगा इन्वेंट्री के अंदर आएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? सो अनदर असर्शन इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज कट ऑफ। मतलब दो पीरियड को कट करके सही पीरियड में ट्रांजैक्शंस बुक हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये चेक किया जाएगा। ये सब चीजें मैनेजमेंट ने दिमाग में रखी है, ऑडिटर इन्हें क्या कर रहा है? अप्लाई करके इवैल्यूएट कर रहा है कि कुछ गलतियां तो एग्जिस्ट नहीं करती है। कट ऑफ समझ में आया आपको? फिर आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा कॉल्ड एज मेजरमेंट। ये मेजरमेंट ना इज सिमिलर टू वैल्यूएशन है। यहां पे आप अमाउंट देख रहे हो, यहां पे आप क्या देख रहे हो? अमाउंट, कि भाई जिस अमाउंट पे आपने रिकॉर्ड किया है ना, वो अमाउंट अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने खर्चा बुक किया, कहीं ऐसा तो नहीं है आप खर्चे का वैल्यू बढ़ा करके दिखा रहे हो? याद है क्या? इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट्स, कैटेगरी ऑफ फ्रॉड, ये चीजें ट्रिगर करनी चाहिए। इससे गलती क्या कर सकता है कंपनी का मैनेजमेंट, चाहे वो गलती इंटेंशनल है या अनइंटेंशनल है, फर्क नहीं पड़ता है। उस पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो आपको ऑटोमेटिकली चेकिंग करना इजी हो जाएगा। देखो इस चैप्टर का बेस्ट पार्ट क्या है, वैसे देखो तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लिख के आ सकते हो। वैसे देखो कितना भी पढ़ लो कभी भी सफिशिएंट नहीं होगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस चैप्टर। डू यू गेट माय पॉइंट? प्रॉब्लम क्या है, बहुत स्पेसिफिक आ गया तो दर्द है, जनरल पूछा तो कोई दिक्कत ही नहीं, कितना भी लिख के आ सकते हो। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, आपको माइंडसेट ऐसा होना चाहिए व्हाइल प्रिपेयरिंग। अगर मैंने डिसाइड किया है आई विल गिव लेट्स से 10 आवर्स टू चैप्टर 9, आई शुड मेक द बेस्ट ऑफ दोस 10 आवर्स। एंड प्लीज डोंट गिव 10 आवर्स इन वन डे, यू शुड गिव 10 आवर्स इन 3 डेज। 10 घंटे अगर इस चैप्टर को पढ़ा तो मैं बता रहा एंड ऑफ द डे कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तुमने 3 घंटे पढ़ा और सोच समझ के पढ़ा, चलो असर्शन मेरे को इतने आते हैं, इनकम स्टेटमेंट सेल्स में मेरे को ये स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है, ये जनरल क्वेश्चन है तो मैं ये लिखूंगा, ये थॉट प्रोसेस बनाओगे ना और सिर्फ दो तीन आइटम्स पढ़ोगे तो तुमको अच्छे से याद हो जाएगा। और तुमको अगली बार मालूम भी है मेरे को इतना ही देखने का और ये लिखने का है आइडियली, देन ओनली इट विल मेक सेंस। अदरवाइज दिस चैप्टर कैन बिकम अ वेरी डेंजरस चैप्टर ऑनेस्टली स्पीकिंग। पर देखो वैसे देखो टोटल वेटेज 10% है, 10% ऑफ एंटायर पेपर। डू यू गेट माय पॉइंट? उसके अंदर तुमको बोलता हूं एक क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। एक क्वेश्चन इजी होता है, एक ही ट्रिकी होता है, और दूसरा वाला क्यों ट्रिकी होता है? क्योंकि वो बहुत स्पेसिफिक होता है। तो वो स्पेसिफिक वाला मेरे को आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। जनरल वाला जो पूछेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला है मेरे को। इसमें करेक्ट इनकरेक्ट पूछा, एमसीक्यू पूछा, कोई दिक्कत नहीं आएगा क्योंकि अंडरस्टैंडिंग में आंसर आता है अपने आप। इधर दर्द सिर्फ वो स्पेसिफिक क्वेश्चन का तुमको बता रहा हूं, उसीलिए वो माइंड सेट रखना पड़ेगा कि मैं जब हर एरिया पढ़ रहा हूं ना, मेरे को क्या सोचने का है, ऐसे इधर क्या पूछ सकता है, मैं आपको परफेक्टली आइडेंटिफाई करके दिखाऊंगा, डरो मत। ठीक है, अभी के लिए क्या आपको ये इतने असर्शन समझ में आए? फिर एक पॉइंट और आएगा हमारा जो हमेशा लास्ट में रहता है, ये सब के अलावा एक हमेशा आखिरी में रहने वाला है, कौन सा? प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। अब इसके अंदर तुमको एक बात बोलता हूं, नॉर्मली जो नॉर्मल एरियाज है, सेल्स का प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर नहीं पूछते एग्जाम में, परचेजेस नहीं पूछते, उन्हें प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर पता है क्या पूछने में मजा आता है? जो बहुत स्पेसिफिक है, मतलब परचेज, सेल्स, एम्प्लॉय बेनिफिट, ये इनको मालूम है, तुम कुछ भी लिख लोगे,
समझ रहे हो मेरा बात? वो जैसे सीएसआर वाला पूछा, बेनामी प्रॉपर्टी वाला डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट पूछेगा, तो तुम्हारे शेड्यूल 3 के पूरे पीडीएफ के अंदर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए रहते हैं। वो स्पेसिफिक नहीं पूछते, जनरल में स्पेसिफिक पूछते हैं। अभी तुमको दिखाता है कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। और बेस्ट तरीका बताऊं, पूरा शेड्यूल 3 नहीं पढ़ने का। अगर तुम एनालाइज करो आज तक आईसीआई ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं, जो जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट उन्होंने तुम्हारे मॉड्यूल में लिखा है, उतना ही क्वेश्चन आता है। जितना तुम्हारे मॉड्यूल में लिखा है उतना ही क्वेश्चन आता है। तो देयर आर लॉट ऑफ अदर रिक्वायरमेंट्स आल्सो व्हिच आर नॉट इन चैप्टर नंबर 9। वो तो पढ़नी ही नहीं है, मैंने दिमाग रीड कर देने का। इसमें भी तुमको कैसे आइडेंटिफाई करना है, आई विल हेल्प यू आउट, डोंट वरी। अभी के लिए प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर एक कॉमन असर्शन है, ये मान के चलो ये तुम्हारा लास्ट पॉइंट होना चाहिए जनरल क्वेश्चन का। योर पॉइंट्स शुड रिवॉल्व अराउंड द फर्स्ट 4 असर्शंस इनकम स्टेटमेंट में। आखिरी में कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे को उसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर पे पॉइंट लिखने का है कि भाई ऐसा पॉइंट लिखूंगा। ऑडिटर शुड इवैल्यूएट whether the company has made appropriate presentation and disclosure as required either by accounting standard or schedule 3। एएस याद है तो एएस, एएस नहीं स्ट्राइक हो रहा है तुमको कोई भी, और लेट्स से रेलेवेंट एएस नहीं रहेगा, जनरल रिक्वायरमेंट रहेगी तो शेड्यूल 3 आएगा। फिर नीचे लिखने का कि नॉर्मली शेड्यूल 3 में क्या डिस्क्लोजर होता है। पूरा एक्सपेक्टेशन नहीं है, पर तूने अगर फॉर एग्जांपल एक दो पॉइंट लिख दिया, रेवेन्यू कहां से आ रहा है, सेल ऑफ गुड्स से आ रहा है, सेल ऑफ सर्विस से आ रहा है, अदर एस्पेक्ट से आ रहा है, ऐसा एक दो पॉइंट लिख दिया, उसको समझ जाएगा तेरा डायरेक्शन सही है। दैट एक्सप्लेनेशन विल गेट यू 1 मार्क फॉर श्योर एंड इट्स अ 4 मार्क क्वेश्चन। डू यू गेट माय पॉइंट? इसीलिए एक सही असर्शन से 1 नंबर कैच करना आपके लिए आसान चीज रहेगा। दिस शुड बी योर लास्ट पॉइंट आइडियली। इज दिस क्लियर टू यू? सर इनकम स्टेटमेंट असर्शन क्लियर है मेरे लिए। ऑकरेंस देखना पड़ेगा, कंप्लीटनेस देखना पड़ेगा, कट ऑफ देखना पड़ेगा, मेजरमेंट देखना पड़ेगा, एंड लास्ट वन इज अबाउट प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। कैन वी गो टू बैलेंस शीट असर्शंस नाउ? कम टू बैलेंस शीट असर्शन। सबसे पहला आता है एग्जिस्टेंस। सबसे पहला क्या आता है? एग्जिस्टेंस। अब एग्जिस्टेंस में भी 2-3 चीजें हैं। कुछ एसेट्स के केस में फिजिकल वेरिफिकेशन इज एग्जिस्टेंस, कुछ एसेट्स के केस में फिजिकल वेरिफिकेशन इज इक्वल्स टू एग्जिस्टेंस। बट सर कहीं कहीं पे रहेगा फिजिकल वेरिफिकेशन पॉसिबल ही नहीं होगा, इंटेंजिबल एसेट्स वगैरह हो गए, तो एग्जिस्टेंस के लिए मेरे को क्या देखना पड़ेगा? क्या तुम एक्चुअली सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो क्या? इससे तुम्हें कुछ आउटपुट बना के मिल रहा है क्या आइडियली? तो मुझे कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस लगेंगे जिससे मुझे कंफर्ट आएगा कि ये एसेट या लाइबिलिटी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। बट सर यस, नंबर 1 जो आपके बुक्स के अंदर एसेट्स या लाइबिलिटीज है, क्या वो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, ये मेरे को इंश्योर करना है फ्रॉम असर्शन नंबर 1। या तो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा या डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस चेक करने पड़ेंगे टू स्टैब्लिश कि भाई ये चीज है या नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 वैल्यूएशन असर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो जब मैं एसेट लाइबिलिटी का बात करता हूं ना कोई एक गवर्निंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इंड एस आई जाता है। सोचो ना फॉर एक बार, थिंक लाइक दिस, इन्वेंट्री एएस है तुम्हारे पास, पीपीई एएस है तुम्हारे पास, प्रोविजन कंडीशन लाइबिलिटी एएस है तुम्हारे पास में। पर तुम एक चीज सोचो, कोई ना कोई वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से एक एएस या इंड एस आ ही जाता है, या कोई ना कोई प्रिंसिपल आ जाता है, कोई ना कोई वैल्यूएशन का क्या आ जाता है, प्रिंसिपल आ जाता है। तो इसीलिए वैल्यूएशन पॉइंट बैलेंस शीट में बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसके अराउंड आपको 1-2 पॉइंट लिखना ही पड़ेगा कि आप वैल्यूएशन कैसे चेक करोगे इस पर्टिकुलर लाइन आइटम का। अब मुझे बताओ बैलेंस शीट में आपके पास लाइन आइटम्स क्या क्या हो गए, एक बात सोचो, थिंक अबाउट एसेट साइड। एसेट साइड में क्या क्या है आपके पास में लाइन आइटम, सोचो जरा। रिसीवेबल रहेगा आपके पास में, इन्वेंट्री रहेगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस रहेगा, फिर टैंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स पीपी आ गया आपके पास में, अरे हाँ या ना, आपके लोन्स एंड एडवांसेस आ गए, कोर ये चीज हो गई। फिर मैं आता हूं अपना लाइबिलिटी साइड के अंदर, कहना ऐसे बोरोइंग्स आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, अरे हाँ है ना, प्रोविजन कंडीशन लाइबिलिटी आ जाएगा मेरे पास में, शेयर कैपिटल आ जाएगा, रिजर्व सरप्लस आ जाएगा। कोर चीजें तो ये रहने वाली ना। मतलब अगर वो थॉट प्रोसेस क्लियर है ना कि भाई बैलेंस शीट में क्या होना है, इनकम स्टेटमेंट में क्या होना है, उस हिसाब से प्रिपरेशन करने के लिए जाओगे तो पॉसिबल है। वरना देखो वापस से बता रहा हूँ, 120 पेज है, you randomly start from anywhere, you will not get to any conclusion ideally। thought process clear, इस चीज के लिए ये assertions है, इसके लिए ये assertions है, इससे आपके एटलीस्ट 4-5 पॉइंट बनाने प्रैक्टिकली पॉसिबल हो जाएंगे। आपका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा क्या, कैसे आंसर लिखने का, अब हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। अभी के लिए एग्जिस्टेंस ठीक है, वैल्यूएशन ठीक है। थर्ड वन, जो एसेट लाइबिलिटी आपने बुक में दिया है, क्या एक्चुअली में तुम्हारे पास राइट्स है ओवर दोस एसेट्स, और क्या तुम्हारा एक्चुअली में ऑब्लिगेशन है टू मेक पेमेंट फॉर सच लाइबिलिटीज। दैट इज व्हाई असर्शन नंबर 3 कॉल्ड एज राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। राइट इज फॉर योर एसेट्स, ऑब्लिगेशन इज फॉर योर लाइबिलिटी। अब यहां पर भी कट ऑफ असर्शन आता है, यहां पर भी कट ऑफ आता है, बट यू नो इट मे नॉट अप्लाई फॉर ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। बट हाँ इंपॉर्टेंट है कि फॉर एग्जांपल एडिशन से डिलीशन हुए, इस साल में हुए हैं या अगले पीरियड के इस साल के अंदर ला दिए हैं अपन ने, आइडियली हो सकते हैं ना ऐसे। अगेन ट्रांजैक्शन से ही बैलेंसेस बनते हैं, देखो ट्रांजैक्शंस का अक्यूमुलेशन होकर बैलेंस बनता है ना यार।
पीपी का क्लोजिंग बैलेंस क्या है? ओपनिंग बैलेंस प्लस एडिशन लेस डिलीशन गिव्स यू क्लोजिंग बैलेंस। एडिशन डिलीशन क्या होता है? ट्रांजैक्शन ही होते हैं ना अल्टीमेटली। तो ट्रांजैक्शन से कट ऑफ जब चेक करोगे, इससे ऑटोमेटिकली बैलेंस के कट ऑफ पे भी आपको कंफर्ट आ जाएगा। बात समझ में आया क्या? ये मेरे को चेक करना चाहिए। 2-3 एग्जांपल्स कैन बी, आपने कुछ ऐसे लोन्स एंड एडवांसेस देके रखे हैं, उनका जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो कब ड्यू होता है एक्चुअली के अंदर, उस हिसाब से प्रॉपर्ली आपने इनकम बनाया कि नहीं बनाया, उससे आपके जो आउटस्टैंडिंग प्रोविजंस के अमाउंट है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है आइडियली। मतलब ट्रांजैक्शन से कोई ना कोई बैलेंस पे इफेक्ट आता ही है अल्टीमेटली। तो मेरे को अगर ट्रांजैक्शन से कट ऑफ पे कॉन्फिडेंस आ गया, तो मेरे को बैलेंस से कट ऑफ पे भी ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इधर भी लास्ट में एक रहने वाला, दैट इज कॉल्ड एज प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। दैट डजंट चेंज, दैट विल अप्लाई एवरीवेयर। रादर बैलेंस शीट साइड के अंदर प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर और बेटर है, क्योंकि काफी डिटेल में दिया हुआ है। लाइक फॉर एग्जांपल, इसके लिए आपको जो नोट्स बनवाए होंगे, आपने जब ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाना सीखा होगा ना, शेड्यूल 3 के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखा होगा, आपको कुछ नोट्स या शेड्यूल्स बनवाए होंगे, वो जो बनाए थे ना आपने, वो आपके मेजोरिटी आंसर बनेंगे प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर के। लाइक फॉर एग्जांपल, पीपी के लिए क्या होता है आपके पास में? ओपनिंग बैलेंसेस, एडिशन, डिलीशन, क्लोजिंग बैलेंस आता है कि नहीं आता है? ये ग्रॉस ब्लॉक का भी आएगा, डिप्रेशन का भी आएगा, और फिर नेट ब्लॉक भी आएगा। तो अगर वो पर्सपेक्टिव क्लियर है, तो आपका डिस्क्लोजर भी ऑटोमेटिकली क्लियर होते जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? पक्का? असर्शन वर्ड का मतलब क्लियर है? गिविंग यू 2 मिनट, एक बार बैलेंस शीट असर्शन का लिस्ट देख लो और पीएनएल असर्शन का लिस्ट देख लो। लिस्ट से कंफर्टेबल हो क्या? मतलब क्लियर है क्या? अगर हाँ तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी आगे शुरुआत करें। लेट्स स्टार्ट विद इनकम स्टेटमेंट असर्शन डायरेक्टली। सीधा आ जाओ। क्या तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, किस तरीके से तुम्हें अप्रोच करना चाहिए, वहां डिस्कशन शुरू करते हैं। पेज नंबर 9D.2, इनकम स्टेटमेंट असर्शन। लाइन आइटम बाय लाइन आइटम जाऊंगा, आपको क्लियरली हेल्प करूंगा कि मेरे को इतने सारे कंटेंट में डायरेक्टली किधर जंप करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे आंसर लिखना चाहिए। 9D.2, इनकम स्टेटमेंट असर्शंस। आर यू देयर? लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। क्या दिख रहा है? सेल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जनरल 2 पॉइंट समझो, जो आपको कुछ समझ में नहीं है, कोई भी स्पेसिफिक लाइन आइटम में क्वेश्चन आ गया, जो आपने लिखना चाहिए। सेल्स है, परचेज है, एक्सपेंसेस है, कुछ भी है। पहला पॉइंट हमेशा होता है, ऑडिटर ने, याद है क्या, पहले कंट्रोल टेस्टिंग करना चाहिए, फिर अमाउंट टेस्टिंग करना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग इज, जो भी स्पेसिफिक एरिया में चेक कर रहा हूं, चाहे वो सेल्स है, परचेजेस है, एक्सपेंसेस है, मेरे को वहां पे जो प्रोसेस है वो समझना पड़ेगा। क्या वो इंटरनल कंट्रोल का प्रोसेस जो है उन्होंने अच्छे से डिजाइन किया है, अच्छे से इंप्लीमेंट किया है, और क्या वो ढंग से काम कर रहा है, क्या इट इज ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट। इसका जो मेरा कंक्लूजन आएगा, इसके बेसिस पे मैं डिसाइड करता हूं कि मेरे को अमाउंट टेस्टिंग कितना डिटेल में करना चाहिए। कैन आई से एक पॉइंट अराउंड इंटरनल कंट्रोल, मैंने आपको क्लास नोट्स में लिखवा के भी दिया होगा, दैट ये पॉइंट नंबर 1 आएगा। ऑडिटर शुड इवैल्यूएट एंड अंडरस्टैंड the internal controls which are designed and implemented, whether they are adequately designed and they are operating effectively. इसके कंक्लूजन के बेसिस पे ऑडिटर शुड डिटरमाइन कि उसे कितना अमाउंट टेस्टिंग करना चाहिए, मतलब अमाउंट टेस्टिंग कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे अमाउंट टेस्टिंग करना चाहिए, ये पूरा डिपेंडेंट होता है कंट्रोल टेस्टिंग के आउटकम के ऊपर। ये एक पॉइंट जनरल क्वेश्चन अगर आएगा सेल्स के ऊपर, तो 100% आपका स्टार्टिंग पॉइंट बनना चाहिए। मतलब दिस शुड बी योर स्टार्टिंग पॉइंट इफ देयर इज अ जनरल क्वेश्चन ऑन सेल्स, purchases, even expenses. If it's a general question, this should be your starting point. मैं इसलिए आपको पूरा गाइडेंस दे रहा हूं, समझना मेरा बात। इस चैप्टर को नहीं याद करवाया जा सकता है, लॉजिकल तरीके से अगर समझा तो ही क्वेश्चन समझेगा और तो ही आंसर लिख पाओगे। क्या पॉइंट नंबर 1 समझ में आया? जो आपने वो लिखा है वही चीजें देखो यहाँ पे आइडेंटिफाई करके दिखाता हूं कि कैसे मेरे को वो चीज एक्सट्रैक्ट करनी होती है। यहाँ पे कम टू पेज नंबर 9D.2। आर यू देयर? यहां पर देखो, सबसे पहले रीड पॉइंट नंबर 3 का पार्ट ए एंड बी एक बार के लिए।
उसी को हमने समराइज करके लिखा है, दैट विल बिकम योर स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक लगता है? सही सेम बात बोल रहे हैं। सेकंड पॉइंट, कुछ समझ में अगर ना आए, इन्होंने जनरल आंसर्स में, परचेज में, सेल्स में, बहुत सारी जगह ऐसा पॉइंट लिखा, पहले ये लिखा, सेकंड डायरेक्टली दे वेंट जंप टू सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एक बात सोचो, सेल्स हो, परचेज हो, कुछ भी हो, नॉर्मली एक आदमी ने क्या करना चाहिए? पहले कंट्रोल टेस्टिंग करना चाहिए। अमाउंट टेस्टिंग में दो चीजें होती है, टेस्ट ऑफ डिटेल एंड दूसरा सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए। सिर्फ सब्सटैंटिव एनालिटिकल पे रिलाई करना सफिशिएंट नहीं है, ये हमको ऑलरेडी मालूम है, 520 में पढ़ के आए हैं अपन, लॉजिकल है कि नहीं है। बट कहना इसे सब्सटैंटिव एनालिटिकल में याद करो, कुछ टेक्निक्स पढ़ाए थे, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, कुछ ज्यादा है क्या? तो एक पॉइंट उसके अराउंड आ ही सकता है आराम से कि ऑडिटर ने प्रॉपर सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना चाहिए। दिस कैन इंक्लूड परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेंड एनालिसिस, दैट इज कंपैरिजन ऑफ योर करंट पीरियड नंबर्स विद प्रायर पीरियड नंबर्स, और लेट्स से इट कैन आल्सो बी योर रेशियो एनालिसिस, कि सेल्स का कोई ना कोई प्रायर पीरियड के नंबर से या करंट पीरियड के अदर एलिमेंट से आप कंपैरिजन कर सकते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? या आप एक चीज मतलब इनडायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो दैट आइडियली ऑडिटर ने एक बेयर मिनिमम सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना चाहिए, जिससे उसको रीजनेबली कंफर्ट आएगा कि जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। दिस कैन बी योर जनरल पॉइंट नंबर 2। ये मैं कब बता रहा हूं? व्हेन यू आर स्टक, यू डोंट नो इट्स अ जनरल क्वेश्चन, मेरे स्टार्टिंग पॉइंट्स क्या होने चाहिए, एटलीस्ट पहले 2-3 पॉइंट मुझे लिखेंगे तो मैं आगे आंसर बना पाऊंगा। डू यू गेट माय पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट आपको दे रहा हूं, चाहे परचेज हो या सेल हो, दिस कैन बी योर स्टार्टिंग पॉइंट। सेम आंसर आपको मैं परचेज में भी दिखा दूंगा, ऐसा कैसा लिखा है, इधर आओ, ये आपका रहेगा पॉइंट नंबर डी। देखो, परफॉर्म सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर इज मस्ट, मतलब अप्लाई करना चाहिए। इट विल कंसिस्ट योर ट्रेंड एनालिसिस, कंपैरिजन विद योर प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड नंबर, कैन यू सी कैटेगरी वाइज सेल्स, जितना डिसएग्रीगेशन करोगे उतना बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा। याद है एनालिटिकल प्रोसीजर में भी बोला था, डिसएग्रीगेशन इज अ मेजर फैक्टर, तभी आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर हो पाएगा। इस तरीके से अगर आपने एग्जांपल लिख दिया एक आध, तो आपका एटलीस्ट 2 स्टार्टिंग का पॉइंट बन गया, कंट्रोल टेस्टिंग का बन गया एक सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर का पॉइंट बन गया। इतना बात समझ में आया है क्या? पक्का? अभी और जनरल आंसर लिखने का तो मेरे को किधर जाने का बताता हूं, बट इसके पहले सेल्स में स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या आ सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली जहां भी आपको, पेज नंबर आओ 9D.3, कहीं भी आपको बेटा एक ऐसा हेडिंग दिख रहा है या पॉइंट दिख रहा है जहां मल्टीपल ABCD पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ऑनेस्टली दे लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन लाइक दिस। मतलब मैं आपको लिटरली मई 18 से लेकर के अभी तक सारे पेपर निकाल दूंगा ना, हर स्पेसिफिक क्वेश्चन ऐसे बनाए हैं उन्होंने। और पता है क्या करते हैं, जहां जहां बच गया जो नहीं है वो सब ऐड करते रहते हैं क्वेश्चंस के अंदर। जैसे उन्होंने इस बार कुछ टाइम पहले क्वेश्चन देखो, रेवेन्यू इज नॉट ओवरस्टेटेड बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग प्रोसीजर, जहां उन्होंने प्रोसीजर लिख दिया। अभी आइडियली क्या है, ओवरस्टेटेड नहीं है, ये तो एक चीज है चेक करने के लिए। मैंने क्वेश्चन क्या पूछना चाहिए, सेल्स कैसे चेक करने का? नहीं, मैं पूछूंगा ये चीज के ऊपर, और 4 मार्क का स्पेसिफिक क्वेश्चन। बात समझ में आया क्या? अभी देखो, आर्ग्यूमेंट नहीं करने का अपने को, अभी दिमाग कैसे लगाने का है, क्या स्पेसिफिक आ सकता है, बेस्ट चीज तुमको ऑलरेडी मालूम है, तुम सीधा उस पर टाइम एफर्ट करो। तुम्हें क्या करने का, इतने सारे पॉइंट्स है ना, तुम्हारे कोई भी 4 पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने का, कि मेरे को ये 4 पॉइंट अगर मैं लॉजिकली सोचूंगा मेरे को याद रहेंगे, अगली बार से सिर्फ वो 4 पॉइंट ही पढ़ते रहने का। डोंट वेस्ट योर टाइम रीडिंग ऑल 7-8 पॉइंट्स, ओनली रीड 4, इट्स गोइंग टू बी अ 4 मार्क क्वेश्चन। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? 4 पॉइंट यू मैच, यू विल गेट 4 मार्क्स, बात खत्म। समझ रहे हो? अभी मैं नंबर के हिसाब से बात कर रहे हैं, न तो पूछने वाले का लॉजिक ठीक है, ना लिखने वाले का लॉजिक ठीक है, ना बात करने वाला लॉजिक ठीक है, तीनों ही गलत है इसके अंदर। समझ रहे हो ना मेरा बात? बट अभी प्रॉब्लम ये, एक महीना तो अपना एग्जाम है, अपने को पास होने का है। समझ रहे हो ना मेरा बात? आइडियली इस तरीके से बात करना भी गलत है, बट क्वेश्चन ही ऐसा है ना, मैं कर क्या सकता है? समझ रहा है मेरा बात? तू इसके अंदर कंट्रोल लिख कर क्या, 0, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर लिख के 0, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उनको। उसको क्या फर्क पड़ता है, मैंने ये क्वेश्चन पूछा, तूने वो 4 पॉइंट लिखने चाहिए इन 8 में से मैच करके, कोई भी 4 आइडेंटिफाई कर ले, फटाफट आइडेंटिफाई कर ले। कैसे आइडेंटिफाई करेगा, ये दिमाग लगा। तेरे को ये पढ़ने के बाद में एक ही बार रीड करने का है और 4 पॉइंट ढूंढने का है। मैं क्लास में पढ़ाते वक्त तुमको ये बात बोला था, ये वापस से बता रहा हूं कि अगर किसी ने रेगुलर लेक्चर ढंग से नहीं देखा, याद नहीं है उसको, तो इसलिए वापस से बोल रहा हूं, ये माइंड सेट रखना। ये रखोगे तो 10 घंटे में चैप्टर खत्म हो सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट प्रॉपर रिवीजन फ्रॉम योर साइड। मैंने शायद तुमको इसमें आइडेंटिफाई करके भी दिए होंगे, मेरे को ऐसा लगता है। अभी मैंने सब उड़ा दिया है, ऐसे क्लीन कर दिया है पूरा, ताकि आपको थोड़ा ठीक लगे। ऐसा यूजलेस पॉइंट्स है यार, मतलब कुछ कुछ ऐसे बीकॉम लेवल के ना, उसके चक्कर में एक एक नंबर चले जाए ना, मेरे को सोच के लगता है, यू नो व्हाट आई मीन, राइट? डजंट मेक सेंस।
डन। तो अभी सेल्स में स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन ये बन सकता है, और आगे चलते हैं। देखो तुम भी अपने आप ट्रेन हो जाओगे कैसे स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है, टेंशन मत लो। एक क्वेश्चन मेरे को लगता है उन्होंने पहले पूछा हुआ है, दे में आस्क वंस अगेन, कट ऑफ प्रोसीजर्स क्या होते हैं? द कॉन्सेप्ट कैन बी कट ऑफ प्रोसीजर्स ही क्या है? सिंपल याद रखना, मैंने आपको एक बार एक्सप्लेनेशन दिया था परचेज सेल्स के लिए, गेट इनवर्ड रजिस्टर, गेट आउटवर्ड रजिस्टर, याद आया है क्या? सिंपल चीज है, नॉर्मली ये प्रोसीजर लगाया जाता है। सुन लो ढंग से, ये बहुत जगह लिखा हुआ है, आप पढ़ोगे आपको याद आ जाएगा पक्का। परचेज में भी है, सेल्स में भी है, रिसीवेबल, पेएबल, इन्वेंट्री, बहुत जगह लिखा हुआ रहेगा। सुन लो, एक ऐसा प्रोसीजर जिससे ऑडिटर ये इवैल्यूएट करना चाहता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सही पीरियड में अकाउंट हुए हैं या नहीं हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूं रेवेन्यू का, लेट्स से सेल्स, हो सकता है साल के एंडिंग के कुछ ट्रांजैक्शंस एंड अगले साल के स्टार्टिंग के कुछ ट्रांजैक्शंस गलत पीरियड में रिकॉर्ड हो गए होंगे। तो ऑडिटर ने साल के एंडिंग के लास्ट 5 डेज के सारे ट्रांजैक्शन को पिक करना चाहिए, अगले साल के स्टार्टिंग के पहले 5-7 दिन के ट्रांजैक्शन को पिक करना चाहिए, और देखना चाहिए कि जो कंपनी का रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी है उसके हिसाब से सही पीरियड में रेवेन्यू अकाउंट हुआ है या नहीं हुआ है। नीचे लिखने का, फॉर एग्जाम्पल, इफ कंपनी अज्यूम्स कि जैसे ही गुड्स मेरे प्रीमाइसेस से बाहर जाएंगे, माय रिस्क एंड रिवॉर्ड इज ट्रांसफर्ड एंड एज पर AS9 वी शुड रिकॉर्ड द रेवेन्यू। तो मेरे को क्या देखने का है, जो रेवेन्यू तूने 31 मार्च को बुक किया है, क्या वो एक्चुअली में गुड्स तेरे प्रीमाइसेस से बाहर गया या नहीं गया है। ये कैसे चेक करूंगा? गेट आउटवर्ड रजिस्टर चेक करूंगा, या जो भी लॉरीज के अंदर बाहर गया होगा, लॉजिस्टिक कंपनी का बिल रहेगा मेरे पास में, उसका रिसीट रहेगा कि एक्चुअली में ये गुड्स बाहर ले जाया गया है। मतलब वो पर्सपेक्टिव तूने लिख दिया, तेरा एक्सप्लेनेशन परफेक्ट मैच होगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं होगा। ये परचेज में पूछे, सेल्स में पूछे, इन्वेंटरी में पूछे, कट ऑफ प्रोसीजर पे एक अलग क्वेश्चन आ सकता है। जब भी आप आंसर्स पढ़ रहे हैं उसके एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़िएगा। इट इज गिवन इन मल्टीपल प्लेसेस, एक स्पेसिफिक जगह आंसर नहीं दिया हुआ है। इज दिस क्लियर टू यू? पक्का? आगे आ जाओ, और स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या आ सकता है? नहीं, खत्म। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन बनने का स्कोप ही नहीं बनता है, एक ही बन सकता है। तो वही बोल रहा हूं, अगर वैसे सोचोगे तो स्पेसिफिक क्वेश्चन टोटल मिलाकर के 10-12 रहेंगे यार पूरे चैप्टर के अंदर। तुमने उसमें फोकस करने का। अब जनरल क्वेश्चन लिखना होगा, तो मुझे बताओ, सेल्स के अंदर पहला पॉइंट कंट्रोल, दूसरा पॉइंट सब्सटैंडिव एनालिटिकल प्रोसीजर, पक्का। तीसरा, अब तुमने इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन पढ़ा होगा, इसके ऊपर एक जनरल पॉइंट तो बना सकते हो। यू कैन कंबाइन 2-3 पॉइंट्स एंड से वेदर रेवेन्यू इज ओवरसेटेड तो नहीं है, मैं चेक कर लूंगा। एक थर्ड पॉइंट बन जाएगा इसके ऊपर। कट ऑफ के ऊपर एक पॉइंट बन जाएगा। परचेज, सेल्स, इन्वेंटरी में तो कट ऑफ चिपकाना ही है तुमको बाय डिफॉल्ट। वन कट ऑफ पॉइंट विल ऑलवेज कम। कुछ समझ में नहीं आया, हमेशा रिलेटेड पार्टी का पॉइंट डाल देने का। If there are transactions with related parties, whether they have taken place at arm's length price or not, whether they're taken place with appropriate approvals or not। अरे ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लगता है ना आपको आइडियली, वो एक पॉइंट बाय डिफॉल्ट बन सकता है कि नहीं बन सकता तुम्हारे पास में? हमेशा आ सकता है। मतलब लॉजिकली सोचोगे ना, 5 पॉइंट बनाना मुश्किल नहीं है, और तुमको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता हूं। और कैसे ढूंढ सकते हो? कट ऑफ का एक पॉइंट पिक कर लोगे आप, फिर आप आगे जाओगे और एटलीस्ट मेरे हिसाब से रिलेटेड पार्टी का एक पॉइंट पिक कर लोगे। देखो यहाँ पे रहेगा, इफ क्लाइंट इज एंगेज्ड इन एक्सपोर्ट सेल्स, इन्होंने AS11 वाला पॉइंट भी दिखा है, और कंपेयर द रेट ऑफ सेल्स विथ रिलेटेड पार्टीज, कि कहीं वहां पे अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस तो नहीं है। ठीक है, फिर आ गया आखिर में प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर। अब ये वाली जो प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर है, इसमें कुछ है ही नहीं पूछने के लिए। सोचो ना, इतना सा पॉइंट है, क्या पूछेगा वो कि भाई ये सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज, अदर रेवेन्यू बाइफरकेशन करके देने। इसीलिए वो इसमें प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर का क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो आपको पूछेगा स्पेसिफिक एरिया। मैं आपको दिखाता हूं, नीचे लास्ट में नोट्स बना के लिख के दिए। देखो जैसे ही खत्म होगा ना पूरा का पूरा अपना इनकम स्टेटमेंट वाला पार्ट, इन दी एंड यू विल सी सर्टेन नोट्स। एकदम एंड में जब ये सब खत्म हो जाएंगे, अदर एक्सपेंसेस खत्म, इंपॉर्टेंट नोट्स करके मिलेगा आपको। देखो एक, इट्स ऑन पेज नंबर 9D.20, दिख रहा है इंपॉर्टेंट नोट्स। उधर वो आपको डिस्क्लोजर पे क्वेश्चन पूछेगा। ये है सब शेड्यूल 3 से ही पूरा का पूरा। ये सब तुमने एएस के अंदर, मतलब अकाउंट्स के अंदर, लॉ के अंदर कहीं ना कहीं चीजें देखी है पूरी की पूरी। अरे आधी से ज्यादा चीजें एज इट इज कॉपी पेस्ट है पूरी। मतलब तुमको मैं मैच करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। मैं क्या बोल रहा है, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर किधर दिमाग ज्यादा लगाने का है? जो नोट्स के फॉर्म में लिखे हुए लास्ट में। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? पहले बोल रहा हूं उधर ज्यादा दिमाग लगाने का है, ज्यादा क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी रादर, मतलब मैं बोलता हूं, नहीं बोलना चाहिए, 99% उधर ही आता। मैं तुमको बोल रहा है क्योंकि ऐसा एक दो ही एरिया है जो उन्होंने अलग से पूछा है। मैं तुमको बोलता हूं वो भी क्या है, वो भी कोई ना कोई एएस से कनेक्टेड है। प्रोविजंस एंड कंडीशन लायबिलिटी, एएस 29। तो जो उसको मालूम है तेरे सिलेबस में एएस था, उस पर भरी पूछ लेगा तेरे से वो। समझ रहे क्या मेरा बात? या वो पूछ लेगा यूटिलाइजेशन ऑफ मनी इन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, 5 पॉइंट देना वो सेम लिख के आ जा। मतलब वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा जो तूने कहीं ना कहीं लॉ अकाउंट से पढ़ा होगा। इसलिए बोल रहे हैं कि वो जब पढ़ाई कर रहे हो ढंग से करने का, वो ऑडिट में काम में आएगा।
एक आध क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, बेयर मिनिमम, मतलब वन लॉ वन अकाउंट्स, आई एम टेलिंग यू, बी प्रिपेयर्ड लाइक दिस मेंटली, डू यू गेट माय पॉइंट? मतलब 5-7 नंबर रहेगा उधर। अभी के लिए सेल्स वाला पार्ट क्लियर हो गया, परचेस में जाएंगे फटाफट से, सिमिलर आंसर पिक करने का अपने को। कौन देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे साथ में भी 2 लेक्चर रहेगा आपको, पर 2 लेक्चर में ये आना चाहिए कि मैंने अगर 8-9 घंटा स्पेंड किया इस चैप्टर पे अभी, तो मेरे को लेट देम आस्क एनी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आएगा। प्रैक्टिकली सोचो ना, अगर मैंने एसेस उड़ा लिए, एसेस में जो 245, 25, 30, 300, इधर से एक एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 12 मार्क तो सिक्योर कर लिया उधर, समझ रहे हो मेरा बात? इधर 10 मार्क का पेपर सिक्योर कर लिया, कंपनी ऑडिट में मैंने एक क्वेश्चन सिक्योर कर लिया आइडियली, तुमको है ही 55 मार्क्स, क्योंकि 30 एमसीक्यू करेक्ट, उधर तुमको अलग से कुछ कर नहीं सकता है, करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में तुम कुछ अलग से नहीं कर सकता, उसके लिए तुम्हारा पूरा अंडरस्टैंडिंग है। फॉर दैट यू कांट डिसाइड कि मैं 10 घंटे पढ़ूंगा वो हो जाएगा, उसके लिए पूरा सब्जेक्ट चाहिए, समझ रहे हो क्या मेरा बात? बच्चे मैं बोल रहा हूं, बच्चा सबसे कम स्कोर पता किधर करता है? वो 56 मार्क्स में सबसे कम नंबर आता है उसको। प्रॉब्लम क्या होती है? There's nothing wrong about it, but I'm trying to explain you because आदमी का माइंडसेट कैसे काम करता है, मेरे को सब समझ में आ रहा है ना। करेक्ट इनकरेक्ट में जो पूछेगा समझ में आ जाएगा, एमसीक्यू में जो पूछेगा समझ में आ जाएगा, तो 44 मार्क में प्रॉब्लम ही नहीं होती है। पर वही माइंडसेट 56 मार्क के लिए लिखने के लिए लगाया तो बहुत प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूं, हर चैप्टर को पढ़ते वक्त तुम प्रिपरेशन वो 56 मार्क के लिए कर रहे हो, वो अच्छे से किया ना, 44 मार्क के लिए तुमने लेक्चर अटेंड कर लिया था और ढंग से एक बार रीड कर लिया, क्लास नोट्स पढ़ लिया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। समझो मेरा बात, उधर एक आध क्वेश्चन ही ऐसा आएगा जो परेशान कर देगा करेक्टिंग करेक्ट में, 2-3 एमसीक्यू ऐसे आएंगे जो दर्द दे देंगे, पर बाकी कुछ नहीं होने वाला है। मतलब 44 में से तुम 4-5 नंबर निकाल दो, 35 से 40 में कोई दिक्कत नहीं आएगा। उधर तुम्हारा लॉजिकल रीजनिंग ठीक रहना चाहिए, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग ठीक रहना चाहिए, प्लस यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन जल्दबाजी में मत पढ़ो, उधर तुमने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा ना तो तुम गलती नहीं करोगे, पक्का बोलता हूं, क्योंकि वो तुम्हारे पढ़े हुए डेफिनेशन से लिखे हुए रहेंगे उधर, तुम्हारे पढ़े हुए रिलेशनशिप, अरे रिलेशनशिप बिटवीन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान। अब तेरे को मालूम है वो चीज, जब तू ढंग से पढ़ेगा तेरे को समझ में आ जाएगा कि वो गलत लिख रहा है कि सही लिख रहा है। इट्स योर अंडरस्टैंडिंग दैट नीड्स टू बी अप्लाइड, आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो वो पर्सपेक्टिव रखो, ठीक है। लेट्स गो टू परचेजेस। चल रहा है, लेट्स गो टू परचेजेस। सेल्स हो गया, अभी चलो अदर इनकम भी चलते पहले डायरेक्टली, नहीं चलो पहले परचेज खत्म कर देते, सिमिलर नेचर का है। पेज नंबर 9D.7, 9D.7, are you there? कम टू पेज नंबर 9D.8 डायरेक्टली, 7 पे बेसिक पॉइंट है, 8 पे आओ। अब देखो जैसे डिटेल में पॉइंट मिला, मतलब देखो ऑडिटर नीड्स टू आइडेंटिफाई द कंट्रोल पॉइंट्स और परचेज, मतलब सुनो, अगर कंट्रोल पे क्वेश्चन आएगा तो परचेज पे आने का चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि कंट्रोल पूरा का पूरा किसी और का लिखा ही नहीं है। अब ये परचेज प्रोसेस है जो कम से कम मैंने 12 बार रिपीट किया होगा नॉर्मल लेक्चर्स के अंदर। एक पॉइंट का तुमने बोला था ये परचेज प्रोसेस का एग्जांपल देना ही नहीं चाहिए इसने, 2 मिनट स्पेंड करो, पढ़ लो फटाफट से। वो 3 वे मैच, 2 वे मैच, 4 वे मैच सब आ गया तुमको अभी। तुम सोचा जिंदगी में ये वाला आया तो बहुत मजा आएगा। हमें मालूम है 4 नंबर फोकट में मिलेगा तुमको। बाय द वे मेरे हिसाब से ये अभी तक नहीं आया है, ये वाला अभी तक नहीं आया है वैसे। वो भी सोच रहे होंगे इतना ही आसान है यार, ये तो पूछना ही गलत है, किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो फिर क्या जाएगा, क्योंकि कॉस्टिंग मटेरियल में भी परचेज प्रोसेस है ना तुम्हारे को, ईआईएस में भी है चैप्टर 1 के अंदर। चलो आओ पॉइंट नंबर 3 देखो, इफ कंट्रोल्स आर इफेक्टिव ऑडिटर कैन रिड्यूस द एक्सटेंट ऑफ, कहना इसे अपना पॉइंट नंबर 1 एज इट इज काम में आएगा, इधर भी परफेक्ट काम में आएगा कि नहीं आएगा? जनरल पॉइंट नंबर 1, यस और नो? पक्का? रीड पॉइंट नंबर 6, परफेक्ट सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर का पॉइंट ऐसा का कॉपी पेस्ट है पूरा यार, और मॉड्यूल में कॉपी पेस्ट है, इसलिए मेरे बुक में कॉपी पेस्ट है। मेरा बस चलता तो मैं एक ही बार में जनरल पॉइंट लिख के बोलता क्लोज। जनरल पॉइंट उधर भी दो इधर भी दो, सेम, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। लॉजिकल पॉइंट है कि नहीं है? स्पेसिफिक क्वेश्चन इधर के कंट्रोल्स पे आ सकता है, ठीक लगता है? पक्का? आगे जाऊं? चलो अब आ जाओ ऑकरेंस पे। अब इधर ना वो ज्यादा ओवरस्टेटेड अंडरस्टेटेड ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है टेक्निकली देखो दिख रहा है क्या, एंश्योर परचेज आर नॉट अंडरस्टेटेड और ओवरस्टेटेड, बट मेरे को इधर फिर भी चांस कंपैरेटिवली कम लगता है, यहां प्रोसेस पे आने का चांस ज्यादा है।
डू यू गेट माई पॉइंट? बिकॉज प्रोसेस सेल्स में तक क्लियरली नहीं लिखा हुआ था। अरे ओवरस्टेटेड अंडरस्टेटेड एक्चुअली में चेक प्रोसेस ही होता है। फिर भी रिस्क लेने का, एक बार पढ़ लेने का। आधा पॉइंट जो है ना तुम्हारा प्रोसेस का, वही दे रहेगा वापस। चले आगे नेक्स्ट पेज नंबर 90.10, आपका फेवरेट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। पॉइंट नंबर ई, पॉइंट नंबर ई पिक कर लो। ठीक है, आगे कट ऑफ, कट ऑफ सेम पॉइंट आएगा ना आगे। उधर गेट आउटवर्ड रजिस्टर रहेगा, इधर गेट इनवर्ड रजिस्टर रहेगा, कट ऑफ का एक पॉइंट बन जाएगा। ठीक लग रहा है? वैसे चाहो तो रिलेटेड पार्टी के साथ दिमाग में एक फिट कर लो, हमेशा फिट कर लो। रिलेटेड पार्टी एस 18 एंड एस 11 था फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। ये पॉइंट उन्होंने बहुत जगह लिखा हुआ है, समझ रहे हो? परचेज सेल्स की फॉरेन करेंसी में हो सकता है ना, वेदर इट हैज बीन डन इन कंप्लायंस विद एएस 11। बेस्ट पार्ट है उन्होंने खुद ही ऐसा इंस्ट्रक्शन जैसा आंसर लिखा है, तो तेरे पॉइंट हमेशा मैच हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। मतलब तू अगर दिमाग में ऐसे फिट करेगा तो तेरे 4 पॉइंट मैच कर रहा, मतलब लॉजिकली पॉसिबल है आराम से। ठीक बात है, आगे बढ़े। अब इधर दर्द किधर आएगा? कम टू मेजरमेंट, स्पेसिफिक क्वेश्चन पॉसिबल है। मैंने ये एक्सप्लेन भी किया था इसीलिए, क्योंकि उन्होंने पहली बार लिखा एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। अरे कुछ नहीं है यार, वो कॉग्स एनालिसिस लिख रहा है, ओपनिंग प्लस परचेजेस। याद आया क्या ऐसा कुछ कि साल का हमारा ओपनिंग स्टॉक क्या था, क्या नया परचेज किया, उसमें से कितना कंज्यूम करके बेच दिया, क्लोजिंग स्टॉक क्या बचना चाहिए। कॉग्स एनालिसिस करते हैं ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एनालिसिस, उसको इसने वर्ड दिया है कंजम्पशन एनालिसिस। ओवरऑल हमने कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया इन द करंट पीरियड, क्योंकि परचेजेस इज कनेक्टेड विद माय रॉ मटेरियल डायरेक्टली। डू यू गेट माय पॉइंट? दूसरा चीज जो पता है क्या बोलेगा कि मेरा जो ओवरऑल स्टॉक है, स्टॉक का कॉम्पोजिशन एनालिसिस, ये इन्वेंटरी में भी करते हैं। टोटल मेरे इन्वेंटरी का वैल्यू है 100 में से रॉ मटेरियल 30% है, 40% डब्ल्यूआईवी वाला पार्ट रहेगा, फिनिश गुड्स कितना परसेंटेज है, कहना इसे वो मेरा हो गया स्टॉक कॉम्पोजिशन एनालिसिस। अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट, कोई एनालिसिस नहीं, सिर्फ रेशियोज है, नाम लिखा है। मतलब देखो रेशियोज कौन कौन सा, सर क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, नाइस, बस कुछ एनालिसिस नहीं है। अभी ये 3 पॉइंट के तेरे को फोकट 3 नंबर मिलेगा, अंदर कुछ भी अलग चीज नहीं है, बट तेरे को पता होना चाहिए कि परचेज के मेजरमेंट में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा मेरे से, तो मेरे को ये 3 कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा, कंजम्पशन एनालिसिस, स्टॉक कॉम्पोजिशन एनालिसिस एंड तीसरा रेशियोज। चौथा वाला पॉइंट जो है ना, वो लिखने के लिए 4th पॉइंट है, बट एक्चुअली पॉइंट नंबर 1 का ही पार्ट है। वो फुल उसने वो पूरा फॉर्मूला लिख दिया कॉग्स क्या होता है। क्वांटिटेटिव रिकंसिलिएशन ऑफ व्हाट, अल्टीमेटली क्लोजिंग स्टॉक विद प्लस परचेजेस एंड कंजम्पशन। अरे वही कॉग्स एनालिसिस है यार, कौन समझाया अभी? मतलब इधर अमाउंट के बजाय क्वांटिटी, उधर अमाउंट, दोनों साथ में चलना चाहिए ना यार। मेजरमेंट मार्क कर लेना, स्पेसिफिक क्वेश्चन। ऐसे तो अब तुम केपेबल बन रहे हो क्या ढूंढने के लिए? तुमने पूरा पढ़ना ऐसा, ऐसा स्टूडेंट डर के नहीं पढ़ने का, ऐसा सोचने का इधर ये क्वेश्चन आएगा मेरे को ये पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ने का ऐसा। ठीक है, आगे जाऊं। कम टू अदर इनकम नाउ, खत्म हो गया, डन। कम टू अदर इनकम, सारा पढ़ने का प्रयत्न करो ही मत, कोई फायदा नहीं है। हाँ मतलब हाँ, डोंट ट्राई। कम टू अदर इनकम, ये तो बेस्ट है। अदर इनकम में क्या था, उस पे 4 मार्क का क्वेश्चन है एक बार। अरे अदर इनकम इंक्लूड्स इंटरेस्ट इनकम ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, डिविडेंड इनकम, गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। मार्क कर लो उसको, इस पे भी क्वेश्चन आया एक बार कि नॉर्मली अदर इनकम में आता क्या है। मतलब यार ये आ चुका है, दिस हैज बीन अ क्वेश्चन। नहीं नहीं, सी मैं तुमको बोल रहा हूं सब मत रिस्क लो तुम, कुछ बोर हो गया एक उल्टा सोचो। टेक्निकली आखिरी 2 अटेम्प्ट बचे ओल्ड सिलेबस के, समझ रहे हो? दिस विल बिकम ओल्ड सिलेबस नाउ, रिमेंबर बिफोर यू राइट द पेपर देयर मे बी अ चांस कि नया सिलेबस ऑलरेडी आ चुका होगा, तुम्हारे लिए रेलेवेंट नहीं रहेगा ऑब्वियसली, वो नवंबर 23 से रेलेवेंट रहेगा, बट उनके लिए तो ये ओल्ड सिलेबस हो गया ना। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बट ऐसा है, मैं तुम्हें बोल रहा हूं, ऐसा ही हुआ था लास्ट सिलेबस के साथ में। मैं बोल रहा हूं ओल्ड सिलेबस, ये तुम्हारा जब सिलेबस है उसके पहले वाला जो ओल्ड सिलेबस था वो अपडेट करने भूले उस सिलेबस को। अरे उधर ओल्ड ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट चलते रहा, बट बहुत बाद में उन्होंने एक बार आरटीपी में जाके चेंज किया। चेंज कैसे किया मालूम है क्या? नया ऑडिट रिपोर्ट का जो चैप्टर था उन्होंने आरटीपी में चिपका दिया, तुम्हारा ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर
कंट्रोल सी नए आरटीपी में ओल्ड सिलेबस के, कंट्रोल वी पढ़ लो पूरा चैप्टर। समराइज कौन करेगा? डू यू अंडरस्टैंड दिस? अभी स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या आ सकता है? इंटरेस्ट इनकम मार्क करो, इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअली सोचो, ये अगर आंसर पढ़ा ना लॉजिकली, तुम ये पॉइंट तुमको इधर यही पढ़ के लिखना पड़ता, और एक्चुअली में इंसान का दिमाग यही सोचेगा। पढ़ो जरा एक बार। अरे मैं लिस्ट ऑप्टिंग करूंगा, मेरे हिसाब से रिकैलकुलेशन करूंगा, अमाउंट इन्वॉल्व अप्रोप्रिएट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, रिकैलकुलेशन जो किया अपने अमाउंट है उसको एक्चुअल अमाउंट से कंपेयर करूंगा, वेरिएंस कितना दिखता है, ठीक है। फिर ये इंटरेस्ट अगर एफडीज के ऊपर, कैन आई से द एफडीज विल बी विद द बैंकिंग कंपनीज, उससे मैं कैश एंड सॉरी बैंक के पास जो बैलेंस रहेगा उसके लिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेटर भेजूंगा, उससे कंफर्मेशन ले लूंगा इस अमाउंट के ऊपर भी आइडियली। उसने टीडीएस कट किया होगा तो सर्टिफिकेट दे देगा मेरे को उसका, और 26 डेज में दिखेगा भी कितना टीडीएस कट किया है। लॉजिकल पॉइंट है कि नहीं है? ऐसे क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, इसीलिए इधर थोड़ा टाइम स्पेंड करने का, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। दिस इफ यू रीड ऑन द लास्ट डे एंड इफ देयर इज अ सिमिलर कैटेगरी क्वेश्चन, देयर शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। चैप्टर नंबर 9 you should be preparing on the day of exam. This chapter should be touched on the day when you have to write a paper in the afternoon. You should start this in the morning. If you really ask me, लास्ट डे के लिए तुमने रिवीजन करने के लिए चैप्टर 9 रखना चाहिए एंड चैप्टर 13 रखना चाहिए। क्यों बोलता हूं? वो दोनों से चैप्टर से समझते बहुत है, और लास्ट डे अगर आपने पढ़ के रखा और सही में थोड़ा, मतलब दोनों को मेरे हिसाब से रिवाइज करने में, अगर आपने सब मार्किंग करके रखा है, सब आइडेंटिफाई करके रखा है, मैक्सिमम 4 घंटा लगेगा रिवाइज करने के लिए। यू गेट अप इन द मॉर्निंग 6:30 7 o'clock, आराम से 4 घंटे में उसको अच्छे से रिवाइज किया, उसमें भी आइडेंटिफाइड है मेरे को ये पढ़ने का है, दोनों से गारंटीड क्वेश्चन आएंगे, दोनों का वेटेज 20 मार्क का है ही है, कंफर्म है। सोचो ना, तो 20 मार्क का जो सबसे चैलेंजिंग पेपर रहेगा, तूने लास्ट डे पढ़ा है सुबह सुबह, there is a very high probability that you will be able to write almost close to what they have actually given in the module. Prefer module, don't refer class notes. I'm telling you, for chapter 9 and 13, focus entirely on our modules. पूरा मार्क करके, मॉड्यूल मतलब अपना वाला, सेम एज आईसीए मॉड्यूल, कोई डिफरेंस नहीं है, पर उसमें मार्किंग रहेगा तुम्हारे पास, थोड़ा समराइज रहेगा, तुमको मालूम रहेगा यहाँ से मुझे पॉइंट्स पिक करने का। वही चीज मतलब लास्ट डे होना चाहिए कि मैंने ओपन किया 1.5 घंटे में तो पूरा चैप्टर पढ़ के हो गया। एक्चुअली में स्पीड बढ़िया रहा, एक दो बार रिवीजन हो चुका तो 1 घंटे में भी हो जाएगा। मैं तो वर्स्ट टाइम समझ रहा हूँ, तुमको बहुत ही टाइम लग रहा है, तो तुमने इन दोनों चैप्टर को उस दिन 4 घंटा देना चाहिए। बात समझ में आया क्या? आगे बढ़े। डिविडेंड इनकम टाइम पास है, राइट टू रिसीव डिविडेंड एस्टैब्लिश होना चाहिए, तुम बुक्स में लेके आ सकते हो, ठीक है। गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट सिंपल है, तुम्हारा बुक का वैल्यू क्या है, बेचने के लिए तुम्हारे जो ब्रोकरेज जो चार्जेस लगे होंगे वो तुमको निकालना पड़ेगा, और जो तुम्हारा सेल वैल्यू रहेगा उसमें से निकालना पड़ेगा, तो ओवरऑल तुम्हारा प्रॉफिट और लॉस रहेगा, वो तुम्हारे बुक्स के अंदर आना चाहिए। बेसिक कैलकुलेशन का मैकेनिज्म जो है उन्होंने लिख करके दिया है, ठीक है। म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट रहेगा तो उसका स्टेटमेंट आता है तुम्हारे पास, कितने यूनिट्स थे, किस प्राइस पे यूनिट्स को रिडीम किया है तुम्हारे लिए, एंड तुम्हारा जो ओरिजिनल कॉस्ट था वो क्या था, तुम्हारा प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है क्या आइडियली? बस फिर आओ प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर। इधर क्वेश्चन नॉर्मली नहीं बनता है, बहुत आसान सा चीज है, पर जो 4 ही चीजें वही हेडिंग लिखा हुआ है, देखो क्या डिस्क्लोज करोगे। अदर इनकम कैन बी क्लासिफाइड एज इंटरेस्ट, डिविडेंड, नॉट नेट है, नेट गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, एंड लास्ट वाला हमेशा अदर कैटेगरी ऑफ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। वो एक्सपेंसेस में भी अदर एक्सपेंसेस रहता है, इधर अदर इनकम वाला कंपोनेंट रहेगा, ठीक है। पक्का? कैन यू सी अनडिस्क्लोज इनकम, इसको मार्क करो, इंपॉर्टेंट आ सकता है एमसीक्यू वगैरह में। याद करो, हमने कारो में क्लॉज पढ़ा था, जानबूझ के मैंने चैप्टर 9 में छोड़ दिया था, मुझे मालूम था जब कारो में पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली रिलेट हो जाएगा। कारो क्लॉजेस याद है क्या कुछ थोड़े बहुत? जाओ मॉड्यूल में, गो टू कारो क्लॉज नंबर 8। कारो क्लॉज नंबर 8 अपने कारो चैप्टर नंबर 11 में रहेंगे। 10th इज योर कंपनी ऑडिट, नंबर 11 ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर। ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर के अंदर तुम्हारा रहेगा कारो, नया वाला कारो, कारो 2020, याद आया क्या? कम टू क्लॉज नंबर 8। 7th इज योर स्टाइट ड्यूज क्लॉज, 8th क्लॉज मैंने बोला था नया क्लॉज आया है। अरे
आपकी कुछ ऐसी इनकम रहेगी जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिस्क्लोज या रिपोर्ट नहीं की होगी, बट असेसमेंट के दौरान मतलब बाहर निकली होगी, तो कहना है उसको आपने बुक्स के अंदर लेके आना चाहिए। देखो, whether any transaction not recorded in the books of accounts have been surrendered or disclosed as income during the tax assessment, वही तो वहां पर हेडिंग बन जाएगा अनडिस्क्लोज इनकम। समझा क्या मेरा बात? तो इसका क्वेश्चनिंग आ सकता है, क्या ये चीज ऑडिटर की रिपोर्ट में कहीं आती है? हाँ, किधर आती है? ऑडिट रिपोर्ट में कारो में आती है, कारो के क्लॉज नंबर 8 के अंदर आती है। ये मेरे को पता होना चाहिए। तो एक काम करो, चैप्टर नंबर 9 में वापस जाओ, उधर लिखो रेफर कारो 2020 क्लॉज नंबर 8। गो बैक टू पेज नंबर 9D.7, अनडिस्क्लोज इनकम दिख रहा है ना? रेफर कारो 2020 क्लॉज नंबर 8। सही है? Any transaction not recorded in the books of accounts has been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessment। ठीक है क्या? आगे बढ़े, परचेज ऑलरेडी हो गया है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्या बचा तुम्हारे लिए? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। अब देखो वापस से, अब तुम खुद ढूंढने गए इस बार स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या बन सकता है। 9D.12 पे आओ, दिख रहा है पॉइंट नंबर बी, कंट्रोल डिफाइन किया इधर आराम से। और तुमको बोला भी था यार, कोई भी प्रोसेस पहले चेक करना जरूरी होता है। कहीं कहीं इन्होंने लिखा है प्रोसेस को डिटेल में, कहीं नहीं लिखा है बस। और पता है क्या, प्रोसेस चेक करने के लिए भी नहीं बोलेगा, प्रोसेस में होता क्या ये पूछेगा। अनफॉर्चुनेटली देखो क्या लिखा है सर, आपको कंट्रोल देखनी चाहिए किसके ऊपर? प्रॉपर अटेंडेंस रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं क्या? एम्प्लॉय का मास्टर डेटा मेंटेन करते हैं क्या? फिर मंथली पेरोल का प्रोसेसिंग ऑथराइज इंसान करता है कि नहीं करता है? पेरोल का डिसबर्समेंट किस तरीके से होता है? एम्प्लॉय के डिडक्शंस वगैरह प्रॉपर्ली कैलकुलेट, अरे टीडीएस ढंग से काटते हैं क्या? पीएफ सही से काटते हैं क्या? ईएसआई, एम्प्लॉय स्टेटस इंश्योरेंस, सुना ना आपने? देन देयर कैन बी अदर बेनिफिट्स लाइक ग्रेचुइटी, लीव एनकैशमेंट, इन सबका प्रॉपर प्रोविजनिंग होता है कि? रिटायरमेंट बेनिफिट्स कॉन्सेप्ट हो गया, एक्चुअल वैल्यूएशन रिपोर्ट होता है। कंट्रोल के पॉइंट्स मिल गया क्या आपको? दिस कैन बी अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, मार्क कर दो। बहुत आसान सा, सिर्फ आपको टाइम स्पेंड करने का, 5 मिनट ढंग से उसको आइडेंटिफाई करके स्पेंड किया तो मेरे को मालूम रहेगा, मेरे को ये 3-4 पॉइंट पिक करके लिखने का है। अभी गुड। अभी जनरल क्वेश्चन सोचो, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस पे क्या आ गया? तो आई नो थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं, बट स्टिल एक बार सिर्फ सोचो, मैं तुम्हारा पर्सपेक्टिव डेवलप करना चाहता हूं। मैं सारे डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ एक बार दिमाग में क्लैरिटी आए। सेम इधर भी इंटरनल कंट्रोल का एक पॉइंट आ जाएगा मेरे लिए, सब्सटेंटिव एनालिटिकल पूछिए, सेम पॉइंट आएगा, एनालिसिस प्रीवियस ईयर विद करंट ईयर, लॉजिकल है कि नहीं है? अब इसके अलावा मेरे को क्या देखने का है सर? पेरोल मंथली बेसिस पे प्रोसेस होता होगा, साल के 12 महीने प्रोसेस, हर मंथ प्रोसेस हो रहा होगा, प्रोसेस करने का तरीका क्या है समझना पड़ेगा, कैलकुलेशन कौन करता है ये समझ लो, अटेंडेंस रिकॉर्ड्स के हिसाब से प्रॉपर कैलकुलेशन है कि नहीं चेक करूंगा मैं। और फिर क्या करूंगा, थोड़ा सा डिटेल में चेक करूंगा कि एक्चुअली में जो पेरोल कंप्यूट हो रहा है और पेमेंट जो हो रहा है वो मैच होता है कि नहीं होता है। लॉजिकल पॉइंट है कि नहीं है? फिर सर पेमेंट करने से पहले जो डिडक्शंस वगैरह प्रॉपर्ली कट हो रहे कि नहीं हो रहे, वो मेरे को चेक करना पड़ेगा। मतलब थोड़ा सा ऑकरेंस में डमी वर्कर्स वगैरह तो नहीं है। एक तुम्हारा फेवरेट पॉइंट आएगा डमी वर्कर वाला, आ जाओ पेज नंबर 9D.13। कैन यू सी ऑकरेंस इन कंप्लीटनेस? रीड पॉइंट नंबर सी एंड रीड द एग्जांपल। अगर आपको याद है, हमने कुछ ऑलरेडी पढ़ा था, फाइल ड्रिल, गेट के एंट्री पे खड़ा हो जाने का, काउंटिंग करने का कि जितने एम्प्लॉइज एक्चुअली बुक्स में दिख रहे हैं कि उतने एम्प्लॉय है कि नहीं है, लॉजिकल है कि नहीं है। फिर याद करो, कुछ नए लोग ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग छोड़ के जाएंगे। जो ज्वाइन करेंगे उनको सैलरी मिलना चाहिए, जो छोड़ के जाएंगे उनको फालतू में पैसा नहीं मिलना चाहिए, उनका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होना चाहिए। तो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट पे एक पॉइंट बन जाएगा आपका, आ जाओ पॉइंट नंबर जी। मतलब इट्स जस्ट दैट यू नीड टू पुट इन एफर्ट, देयर इज नथिंग दैट यू कांट अंडरस्टैंड। मेरे को टाइम देना पड़ेगा, टाइम दिया तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगा लिखने के अंदर। आगे आ जाओ, दिख रहा है क्या? साल के 12 महीने में मंथली बेसिस पे सैलरी रजिस्टर रहेगा, तो मैं 12 महीने में से कुछ सैंपल निकालूंगा। आई विल पिक लेट्स से 4 मंथ्स, हर क्वार्टर को कवर करूंगा, एक एक महीना निकालूंगा, हर महीने का सैलरी सही से कैलकुलेट हो रहा है क्या, सही से पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पे स्लिप एम्प्लॉय को दे रहे कि नहीं दे रहे, जो मेरे बैंक स्टेटमेंट में एंट्री दिख रहा है, इस एम्प्लॉय को 40,000 गया, उसके पे स्लिप में भी अमाउंट मैच होता है कि नहीं होता है, चेक करना चाहिए कि नहीं चेक करना चाहिए। लॉजिकल पॉइंट है कि नहीं है? फिर देखो प्रॉपर प्रोविजन बनाया है क्या ऑफ ऑल एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस लाइक योर बोनस, ग्रेचुइटी, लीव एनकैशमेंट एंड ऑल। डिडक्शंस जो होने चाहिए पीएफ वगैरह के, प्रॉपर डिडक्शंस हो रहे कि नहीं हो रहे, वो चेक करना पड़ेगा। फिर देखो एक पॉइंट, पॉइंट नंबर ई आ गया ना, एनालिटिकल प्रोसीजर। बोला था ना एक पॉइंट तो आएगा ही, डिटेल में एक्सप्लेन नहीं बट एक पॉइंट जरूर आएगा उसके ऊपर। अब सोचो 5 मिनट लिखना कितना आसान है। मतलब हमने टोटल चैप्टर में अभी तक 1 घंटा भी स्पेंड नहीं किया है। आपको बस डायरेक्शन मिलना चाहिए और हमारा इनकम स्टेटमेंट कैप्शन खत्म होने वाला है ऑलमोस्ट, सिर्फ बैलेंस शीट ही बचेगा।
और आप सही में सोचेंगे तो एक बार रीड करने के बाद आपको मालूम है कि हाँ मैं ये लिख सकता है, इतना मुश्किल नहीं है। बट आई शुड नो व्हाट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क, हाउ आई नीड टू आइडेंटिफाई दैट क्वेश्चन एंड व्हाट आई नीड टू राइट। मतलब बेस्ट क्या होगा, जनरल कैटेगरी क्वेश्चन तुम्हारे हिसाब से, या स्पेसिफिक जो तुमको ऑलरेडी पता है। तो तुमने स्पेसिफिक ढूंढना कैसे, तुमको मैंने बताया। कैन वी गो नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, बहुत मस्त जोक है। तो पेज नंबर 90.15 फिर से आ गया। देखो ऐसे पॉइंट्स जैसे दिखेंगे मतलब स्पेसिफिक क्वेश्चन बॉस, ये एग्जाम में आया ऑलरेडी, कोई ना कोई अटेम्प्ट में आया है पक्का। मैं तुम्हें बोल रहा हूं ना, कोई लॉजिक ही नहीं है क्वेश्चन बनाने के पीछे। अगर वैसे प्रिडिक्ट करने के लिए जाए ना, पेपर प्रिडिक्ट करना बहुत आसान है। तेरे को बस पेशेंस चाहिए, ये इतने क्वेश्चन याद करके जाने का मेरे को, समझा क्या मेरा बात। देखो ऑर्डिनरी नीड्स टू कंसीडर द फॉलोइंग, और मतलब आंसर बेसिकली जैसे आंसर लिख रहे हैं, वो यही क्वेश्चन पूछेगा क्या क्या एट्रीब्यूट्स तूने चेक करने चाहिए व्हाइल वेरीफाइंग डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। आंसर में बोलेगा ये सब देखने चाहिए। पढ़ के देखिए एक बार जरा आंसर, 4 पॉइंट निकाल सकता है क्या कोई भी, एकदम बीकॉम लेवल के। पहला, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन का पॉलिसी क्या है, नाइस। फिर दैट शुड बी इन कंप्लायंस विद एएस और कंपनीज एक्ट। नंबर भी नहीं लिखा, बस एज पर एप्लीकेबल एएस लिख रहा है क्या तुमको आइडियली। फिर देखो नेक्स्ट, सर वेदर दे आर प्रॉपर्ली कैलकुलेटेड एंड रिकॉर्डेड। ऑब्वियसली मतलब यार, whether they are recorded in appropriate period, ठीक है क्या। फिर देखो, ensure that parts of each of the item of PPE are depreciated separately। obviously यार सेम थोड़ी होता सबके लिए, मतलब बट मतलब एग्जाम्पल भी नहीं है इट्स। और मैं आपको सही बोल रहा है, 4 नंबर ऐसे पॉइंट लिखने के लिए मिलता है जेन्युइनली। मतलब द एक्सपेक्टेशन इज तुम तुम्हारा ब्रिलियंस दिखाओ मत उधर, तुम जो है उतना ही बेसिक लेवल। और एक बात सोचना, जनरल बच्चा क्या सोचेगा जिसको कुछ नहीं आता होगा, सही पीरियड में होना चाहिए, सही अमाउंट होना चाहिए, जो एस बोलता है वैसा होना चाहिए। समझ रहे मेरा बात, क्या बोलता मेरे को आता नहीं, पर जो बोलता है वैसा होता है कि नहीं होता है। ठीक बात है कि नहीं है। हो गया आंसर खत्म। आ जाओ फिर नेक्स्ट। अब एक बात सोचो, जब मुझे डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन चेक करने का है, डोंट यू थिंक मेरे को पहले पीपी चेक करना चाहिए, तब मेरे इधर आना चाहिए। ऑब्वियसली एडिशन डिलीशन पे मेरे को समझना पड़ेगा ना, कैलकुलेशन सही से हुआ है कि नहीं हुआ है। इधर तेरे को एक टेबल पता होनी चाहिए, ऐसा टेबल है, ऐसा कैसा यूज होगा जरूरी नहीं है, याद करो। मैं बोला था ना इसका मल्टीपल वर्जन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये एज अ ऑडिटर रिकैलकुलेशन करने के लिए यूज कर रहा हूं कि मेरे हिसाब से डेप्रिसिएशन का अमाउंट तेरे बुक्स में कितना आना चाहिए था, कितना आया है उससे कंपेयर करूंगा। कैसे होगा सुनो मेरा बात। मेरा जो ओपनिंग बैलेंस है, मैं अज्यूम करूंगा ये एसेट मेरे पास साल भर रहा होगा, इस पर मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहिए पूरे साल के लिए। एडिशन एंड डिलीशन जो है अभी सब्जेक्टिव है, कुछ कंपनीज में हो सकता है एडिशन साल भर होते होंगे, कुछ कंपनी में ऐसा होता होगा एडिशन वंस इन ईयर होते हैं, ये वंस इन अ क्वार्टर होते होंगे। डू यू गेट माय पॉइंट, समझना पड़ेगा। और मेरे को लगता है लेट्स से एडिशन साल भर हुआ है, पर कुछ एडिशन साल के स्टार्टिंग में हुआ है, कुछ एंडिंग में हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, टोटल एडिशन पे डिप्रिसिएशन निकालूंगा, डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, अज्यूमिंग कुछ साल के स्टार्टिंग में कुछ साल के एंडिंग में। तो ओपनिंग बैलेंस पे जो डिप्रिसिएशन आया प्लस एडिशन पे जो डिप्रिसिएशन आया वो ऐड कर दूंगा। अभी डिलीशन का भी सेम कॉन्सेप्ट है। नॉर्मली डिलीशन के लिए बोर्ड अप्रूवल लगता है, क्या लगता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल लगता है। तो नॉर्मली डिलीशन एक साथ में होता है। अब ये हो सकता है 2 फेजेस में हुए होंगे, साल के स्टार्टिंग में कुछ, साल के एंडिंग में कुछ, या सब कुछ साल के एंडिंग में, या सब कुछ साल के स्टार्टिंग में। जो मैं समझूंगा, बोर्ड अप्रूवल चेक करूंगा, उसके बाद डिसाइड करूंगा कि डिलीशन पे जो डिप्रिसिएशन है वो पूरे साल भर का कंसीडर करना है या 50% कंसीडर करने का है, डिपेंडिंग अपॉन डिलीशन हुआ कब है। क्योंकि सुनो, साल भर एसेट यूज किया, साल के एंड में डिलीशन किया, आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, तो डिप्रिसिएशन कंसीडर होना चाहिए ना यार। अरे हाँ है ना, साल के स्टार्टिंग में करते तो डिप्रिसिएशन आना नहीं चाहिए मेरे बुक्स के अंदर, इट शुड बी रिमूव माय फ्रॉम माय बुक्स इन माय कैलकुलेशन स्टार्टिंग के अंदर ही। तो उसके बेस पे तुमने डब्बा बनाया और देखा है कि मेरे हिसाब से टोटल डिप्रिसिएशन का अमाउंट लाइन आइटम बाय लाइन आइटम कितना होना चाहिए, कंपेयर करूंगा विद द एक्चुअल नंबर जो आपके बुक्स के अंदर आए, और वेरिएंस ढूंढूंगा। वेरिएंस मटेरियल है तो इन्वेस्टिगेट करूंगा, इमटेरियल है तो छोड़ दूंगा। बात समझ में आया है क्या। ये सेम प्रोसेस जो है पीपी में लिखा है, वही चीज ने यहां पे लेकर के आया है कि भाई ये करते वक्त मेरे को देखने का कैलकुलेशन सही हुआ है या नहीं हुआ है। 1-2 पॉइंट मार्क करवाता हूं, सिर्फ रीड करो एक बार शांति से, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आ जाओ पेज नंबर 90.16, कुछ पॉइंट्स को मार्क कर रहा हूं, मार्क कर लेना। पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए एंड बी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और जो हमेशा रेलेवेंट रहेंगे, आपको याद भी रहेंगे इफ यू रीड देम प्रॉपर्ली वंस और ट्वाइस। ठीक है, पक्का। नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी भी रहेगा, पर एक कारो में आपको ऑलरेडी पढ़ा है, याद है क्या, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ माय इन्वेंटरी। कारो का क्लॉज नंबर 1 पीपी था,
फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए एट अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट करवाता है, याद आया क्या? ऑडिट को रिपोर्ट मिलता है। फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद कुछ डिस्क्रिपेंसीज वगैरह मिले होंगे तो प्रॉपर्ली एडजस्ट किए कि नहीं किए हैं, ये सब कंपनी का मैनेजमेंट इंश्योर करना चाहिए। ऑडिटर ने इवैल्यूएट करके कारों में रिपोर्ट करना चाहिए, याद आएगा आपको आइडियली। देन कम टू मेजरमेंट, देखो दिख रहा है क्या? प्रॉपर ऑब्टेन लिस्ट ऑफ ऑल एडिशंस एंड डिलीशंस। फिर चेक करने पड़ेंगे कि एक्चुअली में सारे एडिशंस एंड डिलीशंस बुक्स में आए कि नहीं आए, क्योंकि एडिशन डिलीशंस की वजह से डिप्रेशन अमाउंट चेंज होता है। अगर एडिशन डिलीशन होता ही नहीं तो लास्ट ईयर का जो था उसको अमाउंट को बेस रख के साल भर के लिए कैलकुलेट कर देते ना एक ही मिनट के अंदर। योर डिप्रेशन कैलकुलेशन इज कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज ऑफ एडिशंस एंड डिलीशंस अमाउंट। इसलिए मेरे को वो इंश्योर करना पड़ेगा बिना एडिशन डिलीशन टेस्टिंग के डिप्रेशन चेकिंग नहीं हो सकता है। इसीलिए पहले पीपीई फिर डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। समझा क्या? पक्का? पॉइंट नंबर सी तुम्हारा फेवरेट आ गया क्या? कुछ नहीं तो एक पॉइंट लिखना पड़ेगा ऑन एनालिटिकल प्रोसीजर। अल्टीमेटली क्या चाहिए तुमको? रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए कि वो जो अमाउंट है ना बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसलिए उन्होंने एक डब्बा दिया है, तुम ऐसा डब्बा बना के डाल देने का उसके अंदर कि भाई अरे डब्बा ऐसा ओपनिंग बैलेंस पे साल भर के लिए, एडिशंस पे साल भर के लिए डिवाइड बाय 2। अरे ठीक है ना यार, खत्म हो गया डिप्रेशन अमोर्टाइजेशन। स्पेसिफिक क्वेश्चन भूलना नहीं। जनरल क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं आता, स्पेसिफिक में तकलीफ आता। केयरफुल रहने का इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है? लास्ट पार्ट पे आ जाओ, अदर एक्सपेंसेस। ये आपको मालूम है ना, हेडिंग का थोड़ा हेडलाइन मिसिंग है ये चीज। पेज नंबर 90.17 ये अदर एक्सपेंसेस है, भूल मत जाना इसको। इसमें आईसीआई का फेवरेट क्वेश्चन जो उन्होंने सबसे ज्यादा बार पूछा है, मतलब अगर तुम ऐसा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चन अगर निकालोगे, ये क्या क्या चीजें आप दिमाग में रखेंगे वाइल वाउचिंग दी एक्सपेंसेस? करंट पीरियड से बिलोंग करता है क्या? रेवेन्यू है, कैपिटल तो नहीं है, प्रॉपर एविडेंसेस है कि नहीं है, सपोर्टिंग है कि नहीं है, सही करेक्ट हेड को क्लासिफाई किया है कि नहीं किया है, अप्रोप्रिएट इंसान का ऑथराइजेशन के बेसिस के ऊपर ही खर्चा हुआ है कि नहीं हुआ है, कंपनी के धंधे से रिलेटेड तो है ना। सबसे फेवरेट क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चन। मतलब तुम अगर माइंडसेट बना लो तो मैं तुमको बता रहा हूं पास होना मुश्किल नहीं है। समझ रहे? इंटरव्यू में फेल होना आसान है, समझो मेरे, उधर ऐसा आंसर नहीं दे सकते तुम, बट एग्जाम में क्वेश्चन प्रिडिक्ट जरूर कर सकते हो कि भाई ऐसा क्वेश्चन पूछेगा और मैंने वो कीवर्ड्स पिक करने का और आंसर लिखने का है। ठीक है, चलो आ जाओ, अभी स्पेसिफिक क्वेश्चन की तरह आ सकता है, रेंट पे आ सकता है। सिंपल है ना यार, तो तुमको बताया भी था। पूरा शेड्यूल ले लोगे, कितने कितने प्रेमाइसेस हैं, एक्चुअली प्रेमाइसेस रेंट पे है कि नहीं है, बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, रेंटल एग्रीमेंट लोगे, अग्रीमेंट के हिसाब से कैलकुलेशन करोगे कितना मंथली पेमेंट होना चाहिए, कितना तुम्हारा एनुअल पेमेंट होना चाहिए, कंपेयर करके देखोगे उतना पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। साल के स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग में अगर कुछ चेंज नहीं है तो बात अलग है, अदरवाइज कभी कभी इंक्रीमेंट भी आ सकता है ना पीरियड के बीच के अंदर, तो वो 2 साल का अग्रीमेंट रहेगा, शायद सडनली मिडिल ऑफ द ईयर अग्रीमेंट किया होगा, समझ लो मेरा बात, और साल के बीच के अंदर इंक्रीमेंट क्लॉज आ रहा होगा, तो उतना ऑब्वियसली देखना पड़ेगा। अग्रीमेंट पड़ा तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी गुड। इसमें और दूसरा लीगल प्रोफेशनल एक्सपेंसेस पढ़ने का है, बोला था इधर दिस इज एरिया वेयर सैम्पलिंग इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे आपको हर एक एक प्रोफेशनल को क्या क्या पेमेंट किया है पूरा लिस्ट ऑब्टेन करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर से कंपेयर करके देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आइडियली कुछ आप फिक्स्ड कंपोनेंट पे कर रहे हो या सारा वेरिएबल है, कुछ कुछ आप मंथली रिटेनरशिप फीस, याद है क्या? ये मंथली रिटेनरशिप फीस वाज एन एग्जांपल ऑफ फ्रॉड। एक कंसल्टेंट को साल के एंडिंग में बोला 12 महीने का पेमेंट करेंगे तेरे को सीधा का सीधा, इसीलिए केयरफुली देखना पड़ेगा। यस और नो? देखो, ऑडिटर शुड बी एक्सट्रीमली कॉशियस व्हाइल वाउचिंग फॉर लीगल एक्सपेंसेस, क्योंकि 5,000 का अमाउंट रहेगा बट पेंडिंग लिटिगेशन का अमाउंट बड़ा हो सकता है। याद आया क्या? खत्म हो गया। आ जाओ प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, ये तो पूछा तो तुम्हारे लिए टाइम पास से लिस्ट बना के देने का अदर एक्सपेंसेस का। प्रिंटिंग स्टेशनरी तो याद रहेगा, ट्रैवल एक्सपेंसेस, कुछ समझ नहीं आया तो मिसलिनियस। अब आ जाओ इंपॉर्टेंट नोट्स पे। बेस्ट पार्ट, नोट नंबर 1 पे क्वेश्चन आ गया लास्ट एग्जाम के अंदर, इधर तो बनता नहीं है, नेक्स्ट लॉजिकली नहीं बनता और बहुत सारी पूछने के लिए, मतलब इफ इट वाज वन हेड आई वुड हैव सेड, बट स्टिल कुछ नहीं है। एज पर सीएसआर तुमने जो टोटल पैसा खर्च करना चाहिए था किया कि नहीं किया, शॉर्टफॉल था क्या, अमाउंट इन्वॉल्व क्या था, मतलब उसका एक्सप्लेनेशन क्या था, वही तुमको डिस्क्लोजर करना होता है। ये सब ना शेड्यूल 3 के अदर डिस्क्लोजर्स होते हैं, समझ रहे हो मेरा बात? उसमें से कुछ कुछ उन्होंने पिक करके तुम्हारे मॉड्यूल में लिख दिए। वाई फ्यू वाई नॉट एवरीथिंग, आई डोंट नो, आई कांट आंसर दिस, पर जो तेरे चैप्टर 9 में है तेरे को पता होने चाहिए। इधर देखो, उन्होंने पता क्या बोला मेरे हिसाब से लास्ट टाइम ना, इन 5 में से कुछ तो उन्होंने 3-4 बोले कि ये तो आते ही हैं, इनके अलावा क्या आते हैं। समझा क्या मेरा बात? मतलब ये तो वर्स्ट था
कि मतलब 7 पॉइंट में से 3 भी मैं पिक करके लिख दूंगा, तू बचे हुए 4 लिख। मतलब दिस इज द वर्स्ट, बट ठीक है, अभी क्या करेंगे। पर ऐसा मैंने पहली बार देखा है। मतलब मेरे को लगता था एग्जामिनर नेक्स्ट लेवल फ्रस्ट्रेटेड था, उसको लगा ये बच्चा समथिंग लगा के कैसे दिखाए, पॉसिबल ही नहीं। मतलब उल्टा बोलता हूं, उसको समझा नहीं होगा क्वेश्चन कैसे बनाऊं, उस क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या लिखो ना, तो क्वेश्चन के अंदर 2-3 सेंटेंस दिखने तो चाहिए ना यार, एक लाइन में क्वेश्चन कैसे खत्म हो गया। ऐसा बोल सकते हैं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ सीएसआर, अच्छा नहीं लगता ना, लुक्स लाइक अ बीकॉम क्वेश्चन वी शुड राइट फॉर 6 मार्क्स। तो उन्होंने बोला नॉर्मली सीएसआर के केस में ये चीजें डिस्क्लोज होती है, इसके अलावा क्या होता है। अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी स्पेंट, amount of expenditure actually incurred, shortfall at the end of the year, total shortfall in comparison to previous years, why there is a shortfall, उसका रीजन क्या है, क्या क्या CSR एक्टिविटीज करते हो, नेचर, कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस वगैरह हैं क्या, वो देने पड़ते हैं। ठीक है, कोई भी 3-4 पॉइंट, अगली बार तो उम्मीद कम लगती है इसके ऊपर। ठीक है, अगला वाला राउंडिंग ऑफ, ये तो पढ़ाया होगा यार शेड्यूल 3 के अंदर, राउंडिंग ऑफ टू द क्लोजेस्ट नंबर। 100 करोड़ समथिंग नंबर रहा, तो कन्वर्ट करके उसको कॉमन 000 या ऐसा आप कैसे डिफाइन कर रहे हो, आपके ऊपर रहता है ना। अभी रिलायंस अलग करेगा, एसबीआई अलग करेगा, नंबर्स पे डिपेंड करेगा ना बेटा वो तो आइडियली। तो राउंडिंग ऑफ शुड बी टू द नियरेस्ट मिलियन, नियरेस्ट लाख और नियरेस्ट करोड़ नंबर, राउंडिंग ऑफ है यार। डिटेल्स ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी, ये भी लास्ट एग्जाम में आ गया, सेम क्वेश्चन। हाँ, और ये चीज कारों में भी था कि भाई बेनामी प्रॉपर्टी है तो कंपनी ने प्रॉपर्टी डिस्क्लोजर देना चाहिए ना यार। उधर ये देखना होता है कि एज अ कंपनी तुमने डिस्क्लोजर दिया कि नहीं दिया, इधर बोला क्या डिस्क्लोजर दिया। चलो पढ़ लो एक बार वापस, ये तुमको मैंने पढ़ाई भी क्लास के अंदर। इफ देयर आर एनी प्रोसीडिंग्स दैट हैव बीन इनिशिएटेड और पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी, तो आपको फॉलोइंग डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी, अरे ऐसी चीजों में पता है क्या, कुछ अगर समझ में ना आए ना तो भी दिमाग लगाना, डिस्क्लोजर देने के लिए बोला ना प्रॉपर्टी के ऊपर, क्या डिस्क्लोजर देगा मैं, प्रॉपर्टी क्या है, अमाउंट क्या है, मेरे बुक्स में है कि नहीं है, बुक्स में तो क्या अमाउंट है, समझ रहे हो क्या मेरा मतलब। थोड़ा दिमाग लगाओगे ना तो आधे से डिस्क्लोजर भी प्रिडिक्टेबल रहता है। मतलब एक्चुअली में देखो, अमाउंट देयर ऑफ, डिटेल्स ऑफ बेनिफिशियरी, मतलब अगर बेनामी है तो किसी और का नाम इन्वॉल्व है क्या इसके अंदर, समझ रहे हो क्या, तुम्हारे बुक्स में है क्या प्रॉपर्टी, अगर हाँ तो कौन से आइटम के अंदर आ रहा है, इफ इट इज नॉट इन द बुक्स तो क्यों नहीं है। मतलब आई एम ट्राइंग टू से, अगर थोड़ा सोचोगे तो एक्चुअली आधा डिस्क्लोजर प्रिडिक्ट करना रैशनल होता है, लॉजिकल होता है एकदम। बट ठीक है, यस दिस वाज आल्सो आस्क्ड इन दी लास्ट एग्जाम ओनली, ये दोनों क्वेश्चन लास्ट एग्जाम में आए थे। आगे जाते हैं, रिलेशनशिप विद स्ट्रक ऑफ कंपनीज। अब लिखने वाले को मालूम ही नहीं कि तेरे सिलेबस में 148 के आगे है ही नहीं, एक सेक्शन होता है सेक्शन 248, दिख रहा है क्या। ये क्या बोलता है, नॉर्मली जो कंपनीज लास्ट 2 साल से रिटर्न वगैरह फाइल नहीं कर रही है, जिन्होंने डोरमेंट कंपनी के स्टेटस के लिए अप्लाई नहीं किया है, उनका नाम निकाल देता है। इनको बोलते हैं कंपनी जिनका नाम स्ट्रक कर दिया है, निकाल दिया है आरओसी ने, समझ रहे हो क्या मेरा बात। क्या तुम्हारे ट्रांजैक्शन कंपनी के साथ में है क्या, एग्जाम में पता क्या क्वेश्चन आएगा, ऐसी कंपनी है जिसको अंडर सेक्शन 248 स्ट्रक ऑफ कर दिया जिसका नाम, यू हैव ट्रांजैक्शन विद सच कंपनीज, क्या डिस्क्लोजर आना चाहिए, कुछ नहीं भाई, किस किस कंपनी से ट्रांजैक्शन है, क्या क्या ट्रांजैक्शन है, अमाउंट क्या है, और डब्बा बना के देने का है। देखो नेम ऑफ द कंपनी जिनका नाम निकाल दिया है, क्या क्या कैटेगरी की ट्रांजैक्शन है, मतलब इन्वेस्टमेंट्स रहेंगे, रिसीवेबल रहेगा, पेएबल रहेगा, कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस रहेगा, फिर सर ओवरऑल बैलेंस आउटस्टैंडिंग क्या है फॉर एवरी कैटेगरी, अरे हाँ है ना। एंड लास्ट वन, आपका क्या रिलेशनशिप उस कंपनी के साथ में, रिलेटेड पार्टी वाला रिलेशनशिप तो नहीं है, डायरेक्टर का रिलेशनशिप तो नहीं है, वो डिस्क्लोजर देने का, खत्म हो गया। मार्क कर लो, नोट नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से वो पूछ रहे हैं मैं बोल रहे तुमको 100%, देयर बोर्ड ऑफ आस्किंग टेंजिबल एसेट इंटेंजिबल, वो बोले बहुत बार पूछ लिया यार, प्रोविजन कंडीशन लायबिलिटी बहुत बार पूछ लिया, नया क्या है उसमें, कुछ अलग चाहिए, ये अलग है। आगे आओ, फॉलोइंग रेशियोज टू बी डिस्क्लोज्ड, मार्क कर लो इंपॉर्टेंट, मेरे तुम्हारा एफएम का सिलेबस रहेगा मेरे सबसे, ठीक है ना। सिर्फ एक लाइन को मार्क कर लेना, करेक्ट इनकरेक्ट के लिए एक लाइन को मार्क कर लेने का। करंट ईयर प्रीवियस से कंपैरिजन करोगे 25% के बियॉन्ड अगर वेरिएंस है तो रीजन देने पड़ते हैं। फर्दर एक्सप्लेनेशन शैल बी प्रोवाइडेड फॉर एनी चेंज इन द रेशियो बाय मोर देन 25% एज कंपेयर टू प्रीसीडिंग ईयर। ऑब्वियसली लॉजिकल रीजन एक्सप्लेन करना पड़ेगा ऐसा क्यों हुआ है, वरना नॉर्मली ऐसा टैक्स ऑडिट के केस में भी ऐसा होता है, असेसमेंट्स के भी किसी वजह से करते हैं आईडीडी कंपनीज को, ठीक है। नोट नंबर 6 पक्का आ सकता है, पक्का मार्क कर लो,
Details of cryptocurrency or virtual currency. देखो, where company has traded or invested in cryptocurrency or any virtual currency during the financial year, आपको दिखाना पड़ेगा क्या आपका प्रॉफिट और लॉस हुआ है ऐसे ट्रांजेक्शन के साथ में। पहले डिस्क्लोजर थी ना, था ही नहीं ना, तो लोग क्या करते थे, ड्रॉइंग्स। अरे मेरे बुक्स में से पैसा निकालने का, मेरे कंपनी से पैसा कोई ना कोई वॉलेट में डाला है मैंने, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट कुछ है नहीं, तो मैं क्या दिखाऊंगा, ड्रॉइंग्स, पैसा निकाल लिया मैंने, अज्यूम करो डूब गया सारा का सारा। समझ गया क्या मेरा बात, आइडियली दैट वाज अ लॉजिक, बट कहना इसे वो गलत है। अब क्लियर कट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, आपने ट्रांजैक्शन किए हैं तो उसके अगेंस्ट में प्रॉफिट और लॉस क्या हुआ है। नेक्स्ट देखो, आपके पास एज ऑन 31 मार्च क्या करेंसी बचा है, एज ऑन रिपोर्टिंग डेट, एज ऑन 31 मार्च बैलेंस क्या है, हर वॉलेट का बैलेंस आपको दिखाना पड़ेगा। एंड तीसरा चीज, डिपॉजिट्स और एडवांसेस फ्रॉम एनी पर्सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग। ये बहुत कॉमन था, तुम्हारे पास खुद का पैसा नहीं डाला तुमने, लोगों से ले लेकर के पैसा इन्वेस्ट किया क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स में। समझ रहे हो मेरे बात, वो भी डिटेल चाहिए, क्योंकि जो अपने बुक्स में नहीं दिखा रहा वो इधर कैच करूंगा उसको मैं। पीपल फॉर्म्ड कंपनीज टू डू दिस ट्रेडिंग, डू यू गेट माय पॉइंट। तो कंपनी से मैं वो पर्सन को कैच कर लूंगा जिसने पैसा दिया होगा। अरे समझा क्या मेरा बात, इंडिविजुअल्स ने पैसा दिया कंपनी को, फिर उस कंपनी ट्रेड करी उन लोगों के बिहाफ पे। बहुत ऐसे फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज हुए हैं कंपनीज फॉर्म करके, कॉन्फिडेंस है वो कंपनी फॉर्म करके कर रहे हैं, मतलब मैं बोल रहा कंपनी फॉर्म करके, समझ रहे हो मेरा बात, एज अ सोल प्रोप्राइटर नहीं, पार्टनरशिप नहीं, कंपनी डायरेक्टली। मतलब आई एम श्योर उनको बीसी के चैप्टर 1 नहीं पढ़ाया, बीसी के चैप्टर 1 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसलिए पढ़ाते हैं कि क्यों एलएलपी कंपनी बनाया था, कंप्लायंसेस होते हैं। समझ लो क्या मेरा बात, जाने दो। इनकम स्टेटमेंट कैप्शन खत्म हो गया। ऐसा थोड़ा अभी लग रहा है कि पॉसिबल है, पक्का सही में लग रहा है। आज के लिए इतना ही, कल फिर बैठेंगे, कल शुरू करेंगे, नहीं ओवर नहीं, कल फिर बैठेंगे, कल 1.5 घंटा मोस्टली, होपफुली बैलेंस शीट, बट कल टाइम लगेगा। तुम एक काम करो, एक रिक्वेस्ट है, लॉ के अंदर प्रीमियम, बायबैक, स्वेट इक्विटी, डिस्काउंट, शेयर इशूड एट डिस्काउंट नॉर्मली अलाउड नहीं अदर देन स्वेट इक्विटी, या आपका रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम के अंदर जा रहे हो आप, आपको कम प्राइस पे शेयर इशू करके देने पड़ते हैं ना अपने क्रेडिटर्स को, दैट कैन बी अ कॉन्सेप्ट, वो पढ़ के आओ। फिर रिडक्शन इन शेयर कैपिटल पढ़ के आओ, एंड रिड्यूस्ड वर्ड आता है, चैप्टर 4 है क्या तुम्हारा ये, उसमें ये सब चीजें हैं क्या, चैप्टर 4 पढ़ के आओ। मेरे को नहीं मालूम था, मेरे को मालूम था सेक्शंस अलग अलग होते हैं। फिर बोनस इश्यू ऑफ शेयर्स, सी इन पे बहुत कॉमन ट्रेंड था पहले क्वेश्चन पूछने का, डायरेक्टली बायबैक का प्रोविजन लिख के आ जाओ, बोनस का प्रोविजन लिख के आ जाओ, बस ऑडिटर के हिसाब से। तो ऑडिटर क्या चेक करेगा, वो हुआ कि नहीं हुआ जो लॉ में लिखा है। अभी उन्होंने तो ट्रेंड थोड़ा चेंज कर दिया है, अब वो लॉ का क्वेश्चन करेक्ट इनकरेक्ट में डाल देते हैं, बट जो एक्चुअल 4 मार्क क्वेश्चन रहता है वो एक्चुअल चेकिंग के ऊपर पूछते हैं, मतलब कंटिंजेंट लायबिलिटी पे क्वेश्चन पूछेंगे, प्रोविजंस पे क्वेश्चन पूछेंगे। समझ रहे हो मेरा बात, या पहले क्वेश्चन बहुत कॉमन था, शेयर जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जो पैसा पड़ा है उसका यूटिलाइजेशन किस पर्पस के लिए किया है, दैट वाज अ कॉमन क्वेश्चन, 3-4 टाइम्स उसने पूछा था वो चीज आइडियली। बट एक बार रीड करके रखना चाहिए इस चैप्टर 4 को, और रीसेंट के थोड़े एग्जाम के पहले पहले पढ़ के रखना चाहिए, ताकि एटलीस्ट, वैसे तो तुम लॉ का एग्जाम लिखोगी इफ यू राइटिंग बोथ द ग्रुप्स, तो तुम्हारा चैप्टर 4 का रिवीजन होगा ही होगा लॉजिकली, तो तुमको लास्ट डे वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस बट देयर कैन बी ओनली 1 क्वेश्चन। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर प्रिपेयर हो कोई दिक्कत नहीं है, बट अदरवाइज थोड़ा हम उसको डिस्कस करेंगे, थोड़ा रिजर्व्स एंड सरप्लस वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे, एंड देन विल गो टू बोरोइंग्स एंड प्रोविजंस एंड कंटीजेंट लायबिलिटीज। तो मैं इन केस ऑफ बैलेंस शीट टाइम स्पेंड करूंगा शेयर कैपिटल पे, टाइम स्पेंड करूंगा प्रोविजंस एंड कंटीजेंट लायबिलिटी पे, और फिर ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगा एसेट साइड पे। एसेट साइड में बहुत सारे स्पेसिफिक क्वेश्चंस बन सकते हैं, विल ट्राई टू कवर ऑलमोस्ट ऑल हेड्स इसी तरीके से, बट प्लीज चैप्टर 4 पढ़ के आना तो फायदा होगा। अभी गुड, सी यू टुमारो सेम टाइम 4 बजे डॉट, ठीक है, यस।